चलो, तो कल हम लोगों ने ये पढ़ा था बेटा, मैंने आपको ये समझाया था, बेसिक चीजें समझाई थी। मैंने कहा था प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस क्या होता है। मैंने बताया था आपको प्लांट सेल में एनिमल सेल में क्या डिफरेंसेस होते हैं। मैंने आपको बताया था कि कैसे 5 किंगडम बना। तो एक बार हम उसको रिवाइज कर लेते हैं, कल बच्चों को हो सकता है थोड़ा सा समझ में नहीं आया हो, मैं दोबारा आपको रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है। इसका पेन कहाँ है? तो पढ़े, कल हम लोगों ने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था। और एक बात ध्यान रखना बेटा, आप लोग जितने भी मैं, जैसे फर्स्ट चैप्टर हुआ है अभी, आप लोग ध्यान से जितने बच्चे हैं एक बार क्वेश्चन जरूर लगाना। चाहे मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ बायोलॉजी की, आप फिजिक्स भी पढ़ो तो एक चैप्टर है क्वेश्चन लगाना, जिससे आपको एक आइडिया लग जाए कि लगभग जो हम पढ़ रहे हैं वो ठीक पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो और क्वेश्चन लगाने से पढ़ना अलग होता है, क्वेश्चन लगाना अलग होता है। जब आप क्वेश्चन लगाओगे आपका कितना भी पढ़ा हुआ सही हो, लेकिन फिर भी आप क्वेश्चन गलत कर दोगे। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो बच्चे स्टार्टिंग से करते रहेंगे। मैं तो कह रहा हूँ कि अगर आप 50 लगाओ, चाहे आपके 10 ही सही जाए, 40 गलत चले जाए, लेकिन पहली बार में ऐसा होगा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप लगातार ही ट्राई करोगे तो आपको एक बार समझ में आ जाएगा कि हमें कहाँ से पूछा गया है। और जो आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उनको एक बार एनसीईआरटी में अंडरलाइन जरूर कर लेना, जिससे आपको खुद से लगे कि मेरी गलती कहाँ हो रही है, ठीक है। और ये काम आप अभी करना स्टार्टिंग से, वरना फिर ज्यादा हो जाता है तो आपको फिर ऐसा लगेगा बोझ सा कि यार कौन करे इतना बैठ के, है ना। तो वो सब लेके चलो और थोड़े से स्मार्ट नोट्स बनाते हुए चलो, ठीक है। तो कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था वो हम लोग एक बार डिस्कस करते हैं और मैं आपको समझाता हूँ। देखो, कल हम लोगों ने ये पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि अगर हम सेकंड चैप्टर की बात करें, उसका नाम क्या है बेटा? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मैंने कल आपको बताया था कि हम लोग जो सेकंड चैप्टर में पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। क्या पढ़ते हैं? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। मैंने कहा था जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी धरती पे लिविंग है, टोटल लिविंग एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, बैक्टीरिया हो गए, जो भी हैं, फंगस हो गए, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, सबको हमने 5 किंगडम में डिवाइड किया है। किसमें क्या हो गया? तो अभी शांत बैठ रहो। तो 5 किंगडम में डिवाइड किया है। और मैंने आपको ये बताया था कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कैसे बना होगा, कौन कौन से बीच में साइंटिस्ट आए होंगे। आपसे ऐसे भी क्वेश्चन कर सकता है कि बताओ 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन कौन से किंगडम थे और कौन कौन से किंगडम एब्सेंट थे। वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि बताओ 4 किंगडम क्लासिफिकेशन था जो, उसमें नया किंगडम कौन सा आया, और 5 किंगडम में फाइनली कौन सा किंगडम हमने बनाया। वो ऐसे भी क्वेश्चन कर सकता है, आप कर दोगे, बता दोगे आराम से। अगर आपने कल ध्यान से सुना होगा तो आप लोग बता सकते हो। हालांकि मैं फिर से रिवाइज एक बार करवा दे रहा हूँ। और मैंने कहा था आज से सब बच्चे एक कॉपी भी लेके आना, ठीक है, लेके आए सब लोग। और एनसीईआरटी बेटा देखो, कुछ नियम तो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता कि अगर मैं कुछ कहूँ आप मानो भी ना हो, सब काम चलते रहे, ठीक है। ये सब आप करते रहो इसे। तो हम लोगों ने कल एक चैप्टर स्टार्ट किया जिसका नाम था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्या था बेटा? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मैंने कहा था यहाँ पे हम लोग ये पढ़ते हैं कि पूरी जो बायोलॉजी है, यानी कि उसका वर्गीकरण कैसे हुआ है, सही है, वो हम लोगों को पढ़ना है यहाँ पे। मैंने कहा था बेटा वैसे तो हम लोग पढ़ेंगे टोटल 5 किंगडम। कितने पढ़ेंगे? 5 किंगडम। लेकिन मैंने कहा था हम एक तरफ से पढ़ ले रहे हैं कि कैसे 2 किंगडम बना, फिर 3 किंगडम, फिर 4 किंगडम और फिर 5 किंगडम। तो मैंने आप लोगों को ये बताया था, मैंने कहा था पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था बेटा? लीनियस। आप लोग नाम भी याद रखना, ठीक है, कुछ लीनियस। और लीनियस ने दिया था, वो दिया था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। कौन सा दिया था? 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। मैंने कहा था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में इतना सा था, उन्होंने देखा धरती में, देखो उनको ये नहीं पता था कि प्रोकैरियोटिक सेल भी होती है, यूकैरियोटिक सेल भी होती है। उन्हें उस टाइम पे ये नहीं पता था कि यूनिसेलुलर भी होंगे, मल्टीसेलुलर भी होंगे। उन्होंने खाली देखा कि कुछ ऐसे यहाँ पे लिविंग है जो लोकोमोशन नहीं कर रहे हैं, एक जगह रह रहे हैं, और कुछ ऐसे लिविंग है जो लोकोमोशन कर रहे हैं। जैसे मान लो प्लांट्स होते हैं, वो एक ही जगह रहते हैं, तो इसका मतलब वो लोकोमोशन नहीं कर रहे हैं। और जो लोकोमोशन कर रहे हैं वो उन्होंने क्या बोल दिया? एनिमल्स। ऐसे उन्होंने देख लिया न्यूट्रिशन। उन्होंने देखा कुछ ऑटोट्रॉफिक है और कुछ कैसे हेटेरोट्रॉफिक। उन्होंने देखा जो ऑटोट्रॉफिक है वो कौन होते हैं? प्लांट्स। और जो हेटेरोट्रॉफिक होते हैं वो कौन होते हैं? एनिमल्स। तो इस बेसिस पे उन्होंने 2 किंगडम में डिवाइड कर दिया। कौन कौन सा किंगडम बनाए थे पहले? प्लांटी और दूसरा एनिमलिया। तो यहाँ पे उन्होंने 2 किंगडम बनाए थे, एक बनाया था प्लांटी
और एक बेटा कौन सा, एनिमलिया। अब मैंने कहा था किस बेस पे बनाए थे, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। तो आप लोगों को पता है बेटा किस बेस पे बनाए थे। एक तो हमने देखा होगा प्लांट जो होते हैं वो कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉफिक। कैसे होते हैं? और जो एनिमल होते हैं वो कैसे होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक, यानी कि परपोषी। और मैं बार बार बोल रहा हूँ बेटा, अगर किसी बच्चे को थोड़ा सा लगता हो कि इंग्लिश में हम लोग पढ़ रहे हैं, हिंदी इसकी बता दीजिए सर, तो आप पूछ लिया करो, ठीक है, स्पेशल। क्योंकि मुझे लगता है कि अब आपको ये तो पता ही होना चाहिए कि ऑटोट्रॉफिक क्या होते हैं। हो सकता है ना बताओ, तब भी आप लोग का काम है, मैं जितना भी पढ़ाऊँ एक बार घर पे जाके, चाहे जो जो आपको टर्म ऐसी लग रही है जो इंग्लिश की हिंदी में समझ में आ रही है, तो आप लोग उनको एक बार गूगल से देख लिया करो, ठीक है। जैसे ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या है, तो आपको पता लग जाएगा स्वयंपोषी होता है। बल्कि अब तो ऐसा हो गया, आपने एक नाम सुना होगा, चैट जीपीटी, सुना है? सबको पता होगा ना, आप लोग बहुत एंजॉय कर रहे होंगे, उसका करते हैं चैट जीपीटी। आप लोग पूरा जितना मैंने पढ़ाया उसका फोटो भी खींचो, उस पर डाल दो और खाली इतना लिख दो एक्सप्लेन इन हिंदी। वो आपको हिंदी में इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर देगा कि आपको सब हिंदी समझ में आ जाएगी। भाई इतना करने में आपको 10 मिनट लगेंगे, खाली जितना ये मैं पढ़ाता हूँ पूरे 1.5 घंटे में, आपको हिंदी में कन्वर्ट करने में कितने मिनट लगेंगे, 10 मिनट। एक बार हिंदी में पढ़ लो, फिर इंग्लिश में पढ़ लो, बात खत्म। और ये जब आप 10-15 दिन करोगे लगातार, सब चीजें समझ में आने लगेंगी, ठीक है। तो मैंने कहा था बेटा, ये प्लांट जो होते हैं वो कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉफिक। और जो एनिमल होते हैं वो कैसे होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक। दूसरा इन्होंने देखा था कि लोकोमोशन। आपको पता है यहाँ पे क्या होता है, लोकोमोशन एब्सेंट होता है, यहाँ पे क्या होता है प्रेजेंट। मतलब है कि यहाँ पे लोकोमोशन ये नहीं करते और यहाँ पे ये लोकोमोशन का होता है, मतलब होता है प्लेस चेंज करना। जैसे आप लोग घर से आए, एक होता है मूवमेंट, क्या होता है, कोई बच्चा बताएगा मूवमेंट और लोकोमोशन में डिफरेंस क्या होता है? हाँ बताओ। जैसे आप लोग अभी बैठे हो, तो आप लोग क्या कर रहे हो बताओ, मूवमेंट। और जब आप घर से आए थे तो क्या कर रहे थे, लोकोमोशन। एक लाइन बहुत अच्छी यहाँ पर मिलती है, ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन। आप जैसे यहाँ पे बैठे हो तो अभी लोकोमोशन नहीं कर रहे हो, लेकिन मूवमेंट कर रहे हो। लेकिन जब आप लोकोमोशन करते हो तो आपको मूवमेंट करना होता है। मूवमेंट का मतलब होता है हिलना डुलना। जैसे अभी आप लोग हाथ पैर चला रहे हो ना, चला रहे हो, तो आप लोग क्या कर रहे हो, मूवमेंट कर रहे हो। लेकिन जब आप घर से आए थे तो क्या बिना हाथ पैर चलाए आ गए थे क्या? अब ऐसे मत कहना, मैं तो उससे आया था टमटम से। हो सकता है टमटम से आए हो तो वही आपको मूवमेंट करना ना पड़ा हो, लेकिन फिर भी चल के तो आए हो थोड़ा बहुत, है ना। तो आपने साथ में लोकोमोशन किया और साथ में मूवमेंट भी किया, ठीक है। चलो तो बेटा आप लोग बताओ, यहाँ पे लोकोमोशन क्या था, एब्सेंट। और यहाँ पे क्या होता है, प्रेजेंट। इन्होंने दो किंगडम में डिवाइड कर दिया था, किसको, प्लांटी और एनिमलिया। इन्होंने कहा जितने भी लिविंग है सब किसमें, दो किंगडम में। इसके बाद एक साइंटिस्ट आए थे, हेकल। कौन आए थे बेटा, हेकल नहीं, हेकल नहीं, हेकल, ठीक है। और आप लोग ये ध्यान रखना, साइंटिस्ट के नाम इतने अजीब मैं क्या कर सकता हूँ। चलो इन्होंने दिया था, यहाँ देखो, इन्होंने दिया था 3 किंगडम क्लास। कौन सा दिया था? अच्छा आप लोगों को ये लगता होगा कभी कभी कि हमारे तरफ के साइंटिस्ट नहीं है, इंडिया के ज्यादा सब वहाँ के कैसे हैं। जैसे आपने इतने नाम सुने होंगे, सब अजीब नाम मिलते हैं आपको, फिजिक्स हो जाए, केमिस्ट्री हो जाए, बायोलॉजी हो। ऐसा क्यों होता है पता है? मुझे इसका एक रीजन लगता है कि हो सकता है हमारे इधर के, देखो लोग तो विद्वान हैं, ये बात तो माननी पड़ेगी, लोग टैलेंटेड तो हैं इंडिया के, लेकिन हमारा देश गुलाम रहा था बहुत सालों तक। तो हो सकता है कि इधर के कोई डिस्कवरी करते हो, अंग्रेज क्या करते हो, उसको चुरा लेते हो और उनको जेल में डाल दिया। अच्छा तुम डिस्कवरी की, जेल में जाओ। अच्छा काम किया, जेल में जाओ, क्यों, अपना नाम दे दिया। हो सकता है ऐसा हुआ हो। दूसरा मुझे लगता है कि उस टाइम पे हम लोगों को ज़्यादा पढ़ाई का अधिकार नहीं था, आपको ये पता होगा, हिस्ट्री अगर हमने पढ़ी होगी तो ये भी रीजन थे कहीं ना कहीं कि हमारे इधर के लोगों ने ज़्यादा डिस्कवरी नहीं की। लेकिन हाँ फिर भी बहुत सारे नाम हैं ऐसे, ठीक है। दूसरे कौन से थे बेटा, हेकल। इन्होंने कितना दिया था, 3 किंगडम। अब बेटा देखो इन्होंने क्या किया, अभी आप लोग जो कॉपी लेके आओ, लिखते रहोगे, आपको बताइए कल मैं पढ़ चुका हूँ, रिवीजन हो रहा है खाली। यहाँ देखो मैंने कहा था 3 किंगडम का मतलब क्या बताया था आपको। देखो इन्होंने एक नया किंगडम बनाया था, कौन सा बनाया था, प्रोटिस्टा। कौन सा बनाया था बेटा, प्रोटिस्टा। और पहले से कौन सा था, प्लांटी। और अब देखो यहाँ ध्यान समझो आप लोग एक बार, देखो हुआ क्या था, हेकल ने देखा कि एनिमल्स जो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं ये 2 टाइप के हैं। कितने टाइप के हैं, कुछ जैसे प्लांट हैं
तो प्लांट भी दो टाइप के हैं, कुछ क्या है यूनिसेलुलर और कुछ कैसे हैं मल्टीसेलुलर। ऐसे एनिमल भी क्या होते हैं यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। अच्छा ये बताओ, मैंने कल आपको बताया था, मैंने कहा था प्लांट है या एनिमल है, हम इस बात से डिसाइड नहीं करते कि वो प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है, ये यूनिसेलुलर है मल्टीसेलुलर है। मैंने कहा था अगर प्लांट है और एनिमल है तो हम उनको चार बातों से डिसाइड करते हैं। कितनी बातों से? चार। मैंने कल बताया था आपको, अभी बताऊंगा मैं फिर से। तो अभी इन्होंने ये देखा था कि भाई धरती पे दो टाइप के एनिमल हैं अकॉर्डिंग टू या बेसिस ऑफ सेल। कुछ ऐसे हैं जो हमें आंखों से दिखाई नहीं दे रहे हैं और कुछ ऐसे हैं जो हमें आंखों से दिखाई दे रहे हैं। साइंटिस्ट ने बोला कि जो आंखों से दिखाई नहीं दे रहे हैं वो किससे बने? सिंगल सेल से। किससे बने? और जो हमें आंखों से दिखाई दे रहे हैं वो कौन सेल से बने? बहुत सारी सेलों से, यानी कि उन्हें हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर। क्या बोलते हैं? और जो एक सेल से बने उन्हें क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर। अच्छा एक बात और बताऊं आप लोग, देखो आप लोग बायोलॉजी को एक इमेजिन नहीं किया करो। ऐसा नहीं कि ये कोई फिजिक्स केमिस्ट्री चल रहा है, मैथ चल रहा है, जहाँ 4 की पावर 4 चौक 16 होता है तो वो आपको रटाऊंगा मैं। आप लोग यहाँ पे सिंपल भाषा में समझो बेटा। जैसे आप लोग मानो सिंगल सेल का मतलब क्या होता है? सिंगल सेल का मतलब होता है, मैं आपको सेल पढ़ाऊंगा तो देखो एक बात और ध्यान रखो, सेल ऐसा नहीं होता कि हमें आंखों से दिखाई देगी तो वो सेल है। सेल कितनी भी बड़ी हो सकती है और कितनी भी छोटी हो सकती है। बस सेल का मतलब है कि भाई उसके पास न्यूक्लियस होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा, जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए होगा, आरएनए होगा, उसके पास गोल्जी बॉडी होगा, उसके पास राइबोसोम होगा, उसके पास लाइसोसोम होगा, उसके पास वैक्यूल्स होगा। अगर ये सब ऑर्गेनेल्स हैं और एक कोऑर्डिनेट मैनर में फंक्शन कर रहे हैं तो वो क्या है? एक सेल है। आपको लगता है कि सेल भाई जैसे आपने एक इमेज बनाया होगा कि सेल ऐसा होता होगा, इतना छोटा होता होगा कि हमें आपको दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे आपने एक वो सुना है, अंडा देखा है? अंडा देखा है ना सर? जैसे शत्रुमुर्ग का आपने अंडा देखा है? देखा तो नहीं, सुना है आपने। आपने सुना होगा कि वो सबसे बड़ी सेल होती है, सुना होगा। तो वो भी तो एक सेल ही है, वो सिंगल सेल है। जितने भी जो गैमेट्स होते हैं ये क्या है? एक सेल है। बस ये है कि हमारी जो बॉडी की सेल है या बेसिकली जो सेल होती है उनका साइज क्या होता है? बहुत छोटा होता है। कितना होता है? बहुत छोटा होता है। बहुत छोटे का मतलब है कि हम लोग उसको अपनी आंखों से नहीं देख पाते। जैसे बैक्टीरिया है, वो भी तो एक सेल ही है। अब सिंगल सेल वाले एनिमल क्या होते हैं? वो एक ही सेल पूरा फंक्शन करती है। आप लोग बताओ, अगर आपका बॉडी लिविंग है तो बेटा क्या आपका हर एक बॉडी का हर एक सेल फंक्शन नहीं कर रहा है? क्या कर रहा है? आप ये मत समझना कि भाई हमारा हार्ट बीट कर रहा है, हमारा किडनी चल रहा है, हमारा लीवर चल रहा है तो एक बॉडी है। गधो तुम्हारी बॉडी का यहाँ का भी सेल होगा, वो भी प्रोटीन बना रहा होगा कुछ ना कुछ, वो भी फंक्शन कर रहा होगा, वो भी लिविंग स्टेज में होगा। आप लोग ऐसा सोच सकते हो कि हमारी बॉडी का एक भी सेल, सिंगल सेल भी हमारे जेनेटिक कंट्रोल से बाहर नहीं जा सकता। अगर एक सेल का कंट्रोल टूट गया तो जो हम लोग बोलते हैं कैंसर, वो यही तो होता है। और क्या होता है? कैंसर में हमारा सेल जो होता है वो जेनेटिक कंट्रोल की प्रॉपर्टी को लॉस कर देता है किसी भी कारण से। अब वो कारण कोई सा हो सकता है, चाहे वो बाहरी कोई फिजिकल कारण हो, चाहे केमिकल का कोई एक्टिविटी हो या बायोलॉजिकल कुछ एक्टिविटी हो, जिसकी वजह से हमारा कोई सेल क्या करता है? जेनेटिक कंट्रोल से हट जाता है और फिर वो सेल क्या करता है? अनकंट्रोल ग्रोथ करता है लगातार। आपने देखा होगा ट्यूमर बन जाता है। क्या बन जाता है? तो सोचो सिंगल सेल से इतनी बड़ी अरे सिंगल सेल तो बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ। अगर हमारे डीएनए का खाली एक नाइट्रोजनस बेस गड़बड़ हो जाए तो हमारी बॉडी में पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम होगी, हमको खुद नहीं पता है हमको। तो ये हम लोग समझ सकते हो, ये इमेजिन करो पहले। और हमारी बॉडी में इतने सेल हैं, मतलब अरबों करोड़ों, हम कुछ काउंट भी नहीं कर सकते, इतने सेल है हमारी बॉडी में। और हमारा बॉडी में कितने सेल से बना है? सिंगल सेल से। किससे बना है भाई? हैप्लॉइड सेल पापा का था, हैप्लॉइड सेल मम्मी का था, फर्टिलाइजेशन हुआ, एक सेल डिप्लॉइड हमारा बना और आज हमारे पास मिलियंस ऑफ सेल हैं। तो आप लोग अब इमेज कर पा रहे हो सिंगल सेल और मल्टी सेलुलर का मतलब क्या है? सिंगल सेल का मतलब उनका पूरा बॉडी का फंक्शन जो करेगा वो एक ही सेल करेगा बस। चाहे वो डाइजेशन करे, रेस्पिरेशन करे, एस्पिरेशन करे, जो भी फंक्शन करे वो कौन करेगा? सिंगल सेल। हमारी बॉडी में क्या है? ग्रुप ऑफ सेल है। अगर जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है तो उसमें ग्रुप ऑफ सेल इन्वॉल्व है, जिन्हें टिश्यू बनाया है और टिश्यू से क्या बन गया? एक ऑर्गन बना है और ऑर्गन से क्या बना है? पूरा बॉडी बना है हमारा। क्लियर? तो एनिमल इन्होंने देखा निकलने कितने टाइप के हैं? 2 टाइप के। या तो कोई एनिमल यूनिसेलुलर हो सकता है या फिर कैसा हो सकता है? मल्टी सेलुलर। जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देते हैं वो कौन से होते हैं?
यूनिसेलुलर, सिंगल सेल, और जो हमें बहुत बड़े बड़े दिखते हैं वो कैसे होते हैं सर, मल्टी सेलुलर। तो इन्होंने क्या किया बेटा, इसमें से और इसमें से, इन दोनों में से किसको निकाला, यूनिसेलुलर को। किसको निकाला, यानी कि सिंगल सेल वालों को निकाल लिया, वो कहाँ रख दिया, प्रोटिस्टा में। मतलब मुझे पता लग गया कि किंगडम प्रोटिस्टा में ऐसे ऑर्गेनिज्म के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जो कैसे होंगे, यूनिसेलुलर, मतलब सिंगल सेल से बने होंगे। और बेटा आप लोग बताओ, अब प्लांटियो एनिमलियम कैसे होंगे, मल्टी सेलुलर। अब एक बात आप लोग ध्यान रखना, बायोलॉजी में कुछ एक्सेप्शन तो होते हैं हर जगह। जैसे आप लोग देखोगे फंगस, जैसे ईस्ट कैसा होता है, यूनिसेलुलर होता है। तो हम वो तो एक्सेप्शन पढ़ लेंगे, लेकिन बेसिकली जो एनिमल मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, यहाँ मल्टी सेलुलर, और यहाँ कैसे होंगे, जैसे आप लोग अमीबा पढ़ोगे, पैरामीशियम, वो सब, या यूग्लिना, जितने हमें डील करते हैं, प्रोटोजोअन्स, ट्राइपेनोसोमा, जो भी होते हैं वो सब किसमें होते हैं, प्रोटिस्टा में। किसमें होते हैं? क्या आपने कभी देखा कि प्रोटिस्टा का कोई एनिमल यहाँ घूम रहा है बाहर? नहीं देखा होगा ना, क्योंकि वो हमें आंखों से दिखाई नहीं देंगे। और अगर आप माइक्रोस्कोप से देखोगे तो आपको इनसे ज्यादा कोई मिलेगा नहीं। अगर आप जो पानी पी रहे हैं ना, उसमें भी पता नहीं कितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे। लेकिन आपको पता है कि हमारी बॉडी के पास डिफेंस सिस्टम होता है, इम्यूनिटी पावर होती है, तो हमें डिजीज नहीं होती है। ठीक है, चलो। तो आप लोग बेटा समझ गए तीन किंगडम कैसे बना। मैंने कहा दोनों किंगडम में से आपने किसको निकाल दिया, यूनिसेलुलर को, और रख दिया किसमें, प्रोटिस्टा में, और इसमें कौन सी बची है, मल्टी सेलुलर। समझ गए बात? ठीक है। अब इसके बाद बेटा दूसरे साइंटिस्ट आए थे जो, वो थे कोपलैंड। कौन थे? इन्होंने दिया था 4 किंगडम। कितना दिया था? इन्होंने दिया था 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, यानी कि अब 4 किंगडम बन गए। तो कौन कौन से थे देखो, इन्होंने दिया था 4 किंगडम। मैं भी टाइम दे दूंगा लिखने के लिए, आप खाली समझ लोगे बेटा। इन्होंने क्या किया देखो, समझो, इन्होंने खाली इतना किया। अब 4 किंगडम, यानी कि नया किंगडम जो बनाया इन्होंने, वो बनाया मोनेरा। कौन सा बनाया? मोनेरा। यानी कि आपको 4 किंगडम पढ़ने को मिलेंगे अब, और जो नया किंगडम होगा वो होगा मोनेरा। कौन सा होगा? तो आप बताओ, एक हो गया मोनेरा, दूसरा कौन सा हो गया, प्रोटिस्टा, तीसरा प्लांटियो, चौथा, यानी कि 4 किंगडम बन गए। सही है, 4 किंगडम हो गए। अब देखो इन्होंने क्या किया था, ये आपको समझना जरूरी है कि इन्होंने किया क्या था। देखो आपको पता है बेटा कि सेल बेसिस ऑफ न्यूक्लियस कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। एक टाइप के सेल होते हैं प्रोकैरियोटिक, और एक टाइप के सेल होते हैं यूकैरियोटिक। किसके बेस पे? न्यूक्लियस के बेस पे, यानी केंद्रक के बेस पे। ठीक है, देखो वैसे सेल बहुत सारे टाइप के होते हैं। अगर आप अलग अलग बेसिस से देखोगे, जैसे आप अकॉर्डिंग टू शेप देखोगे, शेप आकार के हिसाब से, तो बहुत सारे टाइप के मिल जाएंगे आपको। आप देखोगे अकॉर्डिंग टू साइज, बहुत सारे टाइप के मिल जाएंगे। आप देखोगे अकॉर्डिंग टू न्यूक्लियस, तो 2 टाइप के मिल जाएंगे। आप देखोगे अकॉर्डिंग टू सेल वॉल, जैसे आप लोग पढ़ते हो प्लांट सेल, एनिमल सेल, तो सेल का कोई टाइप नहीं है कितने टाइप के होंगे। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम बात कहाँ की कर रहे हैं। मैं अभी आपको इतना बता रहा हूँ खाली कि जो एनिमल होते हैं धरती पे, जो भी एनिमल या प्लांट्स, उनके पास बेसिस ऑफ न्यूक्लियस सेल कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। या तो उनके पास प्रोकैरियोटिक सेल होगा, या फिर होगा यूकैरियोटिक सेल। कौन सा होगा? मैंने कहा था अगर आप लोग भूल जाओ ये बात, तो आप लोग जैसे बच्चे सोचेंगे यार मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों के माइंड में कैसा कैसा बैठा होता है। एक बच्चा था, बहुत अच्छा था पढ़ने में, बहुत अच्छा, मतलब कब सवाल था उसे, और मैंने खाली इतना पूछा, एक नॉन जैसे रैंडमली पूछ लिया मैंने कहा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस होता है? पता वो क्या बोला प्रोकैरियोटिक होता है प्लांट सेल और यूकैरियोटिक होता है एनिमल सेल। मैं कहा यार, बोला मुझे मेरे सर ने बताया, तो मैंने कहा बताओ इस बच्चे के अंदर कितना एक गलत नेगेटिविटी बिठा दी है कि उसे ये पता है अभी तक जो नीति तैयारी कर रहा है कि प्रोकैरियोटिक कौन सेल होती है? प्लांट सेल। अब उसे पता नहीं भाई उसने कैसे याद कर लिया। बेटा मैंने कहा था प्रोकैरियोटिक एनिमल सेल भी हो सकती है और प्लांट सेल भी, यूकैरियोटिक प्लांट सेल भी हो सकती है, और वो तो प्लांट है, एनिमल है, यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर है, वो अलग अलग बेसिस से देखते हैं। प्रोकैरियोटिक अगर हम देखना चाह रहे हैं तो हमें क्या देखना पड़ेगा? न्यूक्लियस। क्या देखना पड़ेगा? या कुछ और ऑर्गेन्स देखने पड़ेंगे। हालांकि मैंने तो ये कहा है आप लोगों से अभी के लिए, जब आप थोड़ी बायोलॉजी पढ़ लोगे तो आपको सब चीजें पता लग जाएगी, क्लियर हो जाएगा। मैंने तो अभी ये कहा है कि आप लोगों से अगर कोई कहे कि बताओ प्रोकैरियोटिक सेल कहाँ पाई जाती है और यूकैरियोटिक सेल, तो आप लोग कहना कि बैक्टीरिया में पाई जाती है प्रोकैरियोटिक सेल,
किसमें? और बकाया धरती पे जो भी है, चाहे प्लांट हो, एनिमल हो, हाथी, बंदर, आम, नीम, जो भी पेड़ हो, कुछ भी हो, सबके पास कौन सेल होगी? यूकैरियोटिक। क्योंकि बेटा प्रोकैरियोटिक जो एनिमल होते हैं हम कहाँ पढ़ते हैं? खाली मोनेरा में। और उसके बाद ये चारों किंगडम जो अगले जो भी किंगडम होंगे सब में कौन सेल होगी? यूकैरियोटिक। इसका मतलब यह है कि यूकैरियोटिक सेल सबके पास है। अब आपको लग रहा होगा सर प्रोकैरियोटिक सेल ऐसा क्या मतलब है ना? थोड़ा लग रहा होगा आपको। बेटा ऐसा हुआ होगा जब हमारी धरती बन रही थी, धरती बनने के बाद आपको पता है कि यहाँ पे लाइफ आना स्टार्ट हुई। क्या आना स्टार्ट हुई? लाइफ आना स्टार्ट हुई। आपके मन में इतनी बैठा है कि भाई कोई ऊपर से गॉड आए, उन्होंने रिप्रोडक्शन किया होगा कि हम बनने स्टार्ट हो गए, ऐसा ना? अगर देखा जाए तो हमारे सबके पूर्वज कौन होंगे? सेम होंगे। मैं आपको इवोल्यूशन में खूब डिटेल में बताऊंगा ये बात कि आपके अंदर क्या क्या जो बिठा हुआ है भाई अकॉर्डिंग टू फैमिली सबके दिमाग में बैठा हुआ है। जैसे हिंदू सोचते हैं ब्रह्मा जी से बने हम लोग ना, ऐसा होता है नहीं होता? बोलो हाँ ना। और दूसरा आप लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, तो आपको यहाँ तो साइंस की ओर चलना पड़ेगा, सही है? तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम लोग कैसे बने वो हम इवोल्यूशन में पढ़ेंगे पूरा। लेकिन मैं आपको अभी ये बता रहा हूँ कि धरती पे सबसे पहले आपको पता है जो बनी होगी सेल पहली बार, वो कौन सी बनी होगी? प्रोकैरियोटिक सेल। कौन सी बनी होगी? और उसके बाद वो कन्वर्ट हुई होगी किसमें? यूकैरियोटिक सेल में। इसीलिए हम बोलते हैं कि बैक्टीरिया सबसे प्रिमिटिव है। अगर धरती पे सबसे पहले जो लाइफ आई होगी वो किससे स्टार्ट हुई होगी? बैक्टीरिया से। और हम सबके नहीं, कहीं तुम सोचो हम क्लास की बात कर रहे हैं सर, हम सबके नहीं, जितने भी स्पीशीज है यहाँ पे सबके कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में पूर्वज कौन होंगे? सेम। कौन होंगे? सेम, मतलब एक ही होंगे पूर्वज। और ये हम इवोल्यूशन में खूब पढ़ेंगे ये सब बातें, ठीक है? मैं आपको किताब से एक्स्ट्रा चीजें बताऊंगा बहुत सारी। चलो यहाँ देखते हैं। तो बेटा अब आप समझ गए। अब अच्छे बताओ, मैंने कल आपको बताया था प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। आप लोगों को पता है बेसिक डिफरेंस? जैसे मैंने क्या बताया था, मैं एक बार आपको रिवीजन थोड़ा करवा दे रहा हूँ। मैंने कहा था बेटा प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस क्या होता है? एब्सेंट होता है। क्या होता है? यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है? प्रेजेंट होता है। यू का मतलब होता है ट्रू। क्या होता है? तो जो सेल के पास न्यूक्लियस ट्रू हो, मतलब पूरी तरीके से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो, उसको हम लोग बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। और प्रोकैरियोटिक सेल के पास जेनेटिक मटेरियल तो होता है लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आप लोग ये समझ पा रहे हो न्यूक्लियस क्या है? केंद्रक। सब लोगों ने अगर अभी भी नहीं लग रहा हो केंद्र क्या है तो हम लोग सेल वाला चैप्टर पढ़ेंगे, टेंशन ना लो, लेकिन ध्यान तो रखो केंद्र कुछ है, ठीक है? बेटा ये बताओ, अच्छा एक तो बच्चा बताएगा कि अगर न्यूक्लियस नहीं होता है प्रोकैरियोटिक सेल में तो जहां जेनेटिक मटेरियल होता है उसको क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियोइड। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड, ठीक है? एक बात और सुनो, दूसरा मैंने कहा था प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर नहीं होता है। जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी बॉडी, ये कुछ भी नहीं होते किसके अंदर? प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। अरे आप लोग ये कहना खाली कि बस राइबोसोम होता है। क्या होता है? और बकाया यूकैरियोटिक सेल के पास सब कुछ ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम ऐसा अकेला ऑर्गेनेल्स है जो प्रोकैरियोटिक सेल में भी है और यूकैरियोटिक सेल में भी है। मतलब मैं बोलूंगा जो लिविंग सेल है सबके अंदर है, सही है? बकाया कुछ ऑर्गेनेल्स ऐसे होते हैं जो किसी सेल में नहीं होते हैं और किसी में होते हैं। जैसे मान लो प्लांट सेल है, उसमें क्लोरोप्लास्ट होगा, एनिमल सेल में नहीं होगा। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की, तो हमें इससे मतलब नहीं क्लोरोप्लास्ट है या फिर नहीं है, हमें मतलब है कौन कौन से ऑर्गेनेल्स हैं और कौन कौन से नहीं है। कल मैंने आपको डिटेल में ये बात बताई थी। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि प्रोकैरियोटिक सेल के पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, यूकैरियोटिक सेल के पास माइटोकॉन्ड्रिया होता है। इसका मतलब यह है माइटोकॉन्ड्रिया काम क्या होता है? रेस्पिरेशन, यानी कि हेल्प इन रेस्पिरेशन, और क्या बनाना? एटीपी बनाना। आपको पता है इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। पता होगा सब बच्चों को। लेकिन मैंने कहा था कि प्रोकैरियोटिक सेल के पास माइटोकॉन्ड्रिया की जगह क्या होता है? मीसोसोम। क्या होता है? और मैंने ये भी बताया था आपको कि मीसोसोम कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है किसका? प्रोकैरियोटिक सेल का, सही है? ये भी क्वेश्चन नीट में आ चुका है। आप लोग अगर कुछ लोग घबरा रहे हो कि सर इतनी बातें कैसे याद रखें, तो बेटा ये अभी टेंशन ना लो, तो खाली इतना याद रखो जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है? ये सब बातें जब जैसे जैसे हम चैप्टर पढ़ते रहेंगे आपको सब याद होती रहेंगी, टेंशन ना लो। लेकिन बस डेली आप लोग 1 से 2 घंटे तक पढ़ाई करते रहना, ठीक है? और छुट्टी मत करो, अगर छुट्टी करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, समझ रहे हो? चलो यहाँ देखो, तो आप लोग ये बताओ मोनेरा में हमने क्या किया? मैंने बताया कि इसमें से यूनिसेलुलर में से उन्होंने किसको निकाल दिया?
प्रोकैरियोटिक को। किसको निकाला? इसका मतलब यह है कि यहां से इन्होंने किसको निकाला बेटा? प्रोकैरियोटिक एनिमल को, यानी कि जिनके पास कौन सेल है? प्रोकैरियोटिक। अब आप लोग मुझे बताओ कि यहां से यहां तक कौन सेल होगी फिर? यूकैरियोटिक सेल वाले। तभी तो मैंने कहा कि आप लोग ध्यान रखो, बस बैक्टीरिया होते हैं जिनके पास कौन सेल होती है, क्योंकि किंगडम मोनेरा में कौन है? बैक्टीरिया। चलो यहाँ देखो, तो ये सब यूकैरियोटिक हो गए। अब दूसरा बात सुनो मेरी, एक बेटा यहाँ देखो, आप लोग बताओ ये किंगडम पहले से नहीं था यूनिसेलुलर का, तो इसका मतलब तो यह है कि इन दोनों किंगडम में कौन से एनिमल होंगे? यूनिसेलुलर। अब आप लोग इन दोनों में डिफरेंस समझ गए? देखो, किंगडम मोनेरा में सेल होगी प्रोकैरियोटिक और एनिमल कौन से होंगे? यूनिसेलुलर। और किंगडम प्रोटिस्टा में सेल होगी यूकैरियोटिक और एनिमल होंगे यूनिसेलुलर। मतलब सेल का डिफरेंस है खाली, इनके पास प्रोकैरियोटिक है और इनके पास। और बेटा ये वाले एनिमल कौन से होंगे? प्लांटी एनिमल, या ये तो पहले से मल्टीसेलुलर, यानी कि बड़े बड़े हैं, हमको आंखों से दिखाई दे रहे हैं। समझ गए? इतनी बात समझ गए? ठीक। अब मैं आपको भी नीचे कर दूंगा, आप टेंशन ना लो, लिख लेना नाम से। अब देखो अगले, देखो अगले एक साइंटिस्ट आए, कौन से? बीटेकर। और बीटेकर में जो फाइनली हम लोग पढ़ते हैं 5 किंगडम, वो किसने दिया था? बीटेकर ने। इन्होंने दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इन्होंने पता है क्या देखा बेटा? यहाँ पे देखो, इन्होंने खाली इतना देखा, इधर एक ध्यान सुनो, इन्होंने देखा कि प्लांट जो होते हैं, कौन होते हैं? आपको पता है हमने प्लांटी में ऑटोट्रॉफिक को रखा था। किसको रखा था? जो स्वीपोसी होते हैं, खुद खाना बनाते हैं, यानी कि जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, उनको हमने किस में रखा था? प्लांट में। लेकिन साइंटिस्ट ने पता क्या देखा? उन्होंने देखा कि प्लांट में कुछ ऐसे भी प्लांट्स टाइप के हैं जो कैसे हैं? हेटेरोट्रॉफिक हैं, यानी कि जो खाना खुद से। और उन्होंने बोला उनको क्या? फंगस, यानी कि फंजाई, यानी कि हिंदी में बोलते हैं कवक। क्या बोलते हैं? और वैसे आप लोग बोलते हैं फफूंदी वगैरह बोलते हैं ना। और कवक एक टाइप का नहीं होता जो आप सुन रहे हो खाली, आप जो मशरूम खाते हैं वो भी एक टाइप का कवक है, इसीलिए तो ढंग से खाया करो, ठीक है? नहीं खाली अगर बहुत प्रोटीन होता है उसमें। लेकिन मैं बता रहा हूँ होता क्या है, वैसे फंगस होता है। फंगस कैसे होते हैं? हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। और दूसरा सबसे ज्यादा जो मोस्ट ऑफ फंगस होते हैं वो कैसे होते हैं? सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक का मतलब होता है जो सड़े गले हुए पे उससे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। समझ गए? तो कहीं ना कहीं इन्होंने देखा कि जो प्लांटी है, ये देखो इसमें से इन्होंने नया किंगडम बना लिया, कौन सा? फंजाई। तो अब कितने किंगडम हो गए बेटा? 5। कौन कौन से? पहला हो गया तुम्हारा मोनेरा, दूसरा हो गया प्रोटिस्टा, तीसरा हो गया फंजाई, चौथा हो गया और 5वां हो गया एनिमलिया। यानी कि अब हमारे कितने किंगडम हो गए? 5 हो गए टोटल। और दूसरा बेटा आप लोग एक बात ध्यान रखो, ये 5 तो हो गए। अब हम लोगों को पता भी तो हो इसमें कौन कौन से एनिमल रखे हुए हैं। अभी मैं किसी एनिमल या प्लांट का नाम नहीं ले रहा हूँ, वो तो मैं अगली जाके लूंगा। अभी मैं खाली आपको ये बता रहा हूँ कि उनका जो सेल टाइप है वो कैसा है और वो एनिमल आपको कैसा दिखेगा, वह इतना बता रहा हूँ। अभी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एनिमल कौन कौन से, वो तो हम एनिमल किंगडम में डिटेल में पढ़ेंगे। और मैं आपको इतने एग्जाम्पल दूंगा ना कि आप लोग चक्कर में पड़ जाओ कैसे याद करें, ठीक है? वो तो बात की कहानी है। अब बेटा एक बात सुनो हम लोग, यहाँ देखो, अगर हम यहाँ बात करें आपको, तो आपको पता है कि 5 किंगडम हो गई है, 5 किंगडम टोटल। अब आप लोग साथ साथ मेरे बोलो, आप लोगों को अभी याद रहेगा। देखो सबसे पहले बताओ, मोनेरा में कैसे एनिमल, कैसी सेल होगी इनके पास? प्रोकैरियोटिक सेल। कैसी होगी? प्रोकैरियोटिक। मतलब अकेला ऐसा किंगडम है इसके पास जो भी एनिमल पढ़ेंगे वो कैसे होंगे? प्रोकैरियोटिक। ठीक है? एक बात आपको और बताऊं ना, बहुत बच्चों को इसलिए भी तैयार नहीं होती है बहुत सारी चीजें, उनका बेस जो होता है वो अच्छे से पढ़ा हुआ नहीं होता है। जैसे मैं आपको डायरेक्ट मोनेरा पढ़ाने लगता बैक्टीरिया के बारे में, तो आपको पता ही नहीं चलता है कहानी कहाँ की चल रही है। जब आप ऐसे एक बार शेड्यूल से पढ़ते हैं तो आपको सारी चीजें क्लियर होती हैं कि पहले हमने क्या पढ़ना है, उसके बाद क्या पढ़ना है, कैसे हमें बायोलॉजी को आगे बढ़ाना है। यही फिजिक्स में होता है, यही केमिस्ट्री में होता है। आप लोग कोई चीज बीच से नहीं पढ़ सकते। अगर आप कोई मूवी देखोगे, अगर बीच से दिखाई जाए आपको समझ में आ जाएगी?
पहले आप पूछते हो कि इससे पहले क्या हुआ था, है ना? सही है, तो उदाहरण ठीक है। यहाँ देखो बच्चों, किंगडम मोनेरा बताओ एनिमल कैसे हैं? ध्यान समझ लेना एक बार। अब मैं दूसरी बार समझा रहा हूँ, प्रोकैरियोटिक। और इन सब में कौन से होंगे तो, यानी कि अब इसका मतलब ये है प्रोटिस्टा, वो सॉरी एक प्रोटिस्टा, हाँ फंजाई, एनिमलिया और प्लांटी, इन सब में जो सेल होंगी वो कौन सी होगी? यूकैरियोटिक। कौन सी होगी? ठीक। तो ये वाले सब होंगे, ये होंगे यूकैरियोटिक। कैसे होंगे बेटा? ये समझी बात? समझ गए? अब देखो दूसरी बात सुनो। एक मैंने कहा था बेटा किंगडम प्रोटिस्टा और किंगडम मोनेरा, ये दोनों कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर। ये सब बातें ऐसी हैं जो कभी आपके माइंड में होनी चाहिए हमेशा। ये तो बात आप रट लो, और आपको याद ना हुआ अगर तो आप लोग ऐसे मन मन में कहा करो यूनिसेलुलर यूनिसेलुलर। जब छोटे बच्चे नहीं करते पापा पापा तो उन्हें पापा बोलने लगते हैं ना, ऐसे यहाँ पर किया करो मोनेरा मोनेरा, तब तो याद होगा। कैसे नहीं होगा भाई, आपसे बढ़ के कोई चीज छोड़ना है। दूसरा सुनो, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया कैसे होंगे बेटा? मल्टीसेलुलर। तो ये वाले होंगे वो होंगे यूकैरियोटिक और मल्टीसेलुलर। ये बात समझ में आ गई आपकी? दूसरा सुनो, आप लोगों को एक डाउट रह रहा होगा, वो पता है क्या रह रहा होगा? देखो रह तो आपको कुछ नहीं रहा है, लेकिन मुझे पता है ना क्या क्या रह रहा होगा। यहाँ देखो आपको ये लग रहा होगा सर ठीक है, ये तो पता लग गया प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर होते हैं, ये पता लग गया यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर होते हैं। फंजाई कैसे होते हैं? हेटेरोट्रॉफिक। कैसे होते हैं? मैं आपको यहाँ लिख दे रहा हूँ, फंजाई जो होते हैं हमने इसलिए अलग किए होंगे, ये हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। कैसे होते हैं? और आपको पता है कि मैंने प्लांट को कहाँ किस में रखा था? ऑटोट्रॉफिक। कैसा रखा था? ये तो पता है आपको। और आपको पता है एनिमल भी कैसे होते हैं बेटा? हेटेरो, ये भी होते हैं हेटेरोट्रॉफिक। ठीक है। अब आपको ये नहीं लग रहा है कि ये वाला जो ये वाला है और ये वाला फीचर सेम है? अभी तक सेम नहीं है। अभी तक देखो ये भी मल्टीसेलुलर, ये भी मल्टीसेलुलर, ये भी हेटेरोट्रॉफिक, वो भी हेटेरोट्रॉफिक, ये भी यूकैरियोटिक और वो भी यूकैरियोटिक। तो डिफरेंस क्या होता है? सेल वॉल। फंजाई के पास सेल वॉल होता है। मैंने कहा था प्लांट सेल और एनिमल सेल का जो मेन डिफरेंस होता है वो होता है सेल वॉल। जिसके पास कोशिका भित्ति है वो प्लांट सेल, और जिसके पास नहीं है वो, आप लोग ऐसे ध्यान रखा करो जैसे आप हो, आपकी बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल है ना। क्यों? क्योंकि आपकी सेल के पास कोशिका भित्ति नहीं है, क्योंकि कोशिका भित्ति कैसी होती है? हार्ड होती है। और इसीलिए आपने देखा होगा प्लांट ऐसे फ्लेक्सिबल होता है क्या? नहीं, प्लांट कैसा होता है? हार्ड होता है बहुत। क्यों होता है? क्योंकि उसके सेल के पास क्या होता है? कोशिका भित्ति। और कोशिका भित्ति और कुछ नहीं है, कोशिका भित्ति बस सेल का आउटर कवरिंग है। जैसे मार्कर है, ये मान लो अभी सेल वॉल विदाउट सेल वॉल है, और मैं इसमें कवर लगा दूं तो ये सेल वॉल लग गया। ऐसे ही प्लांट सेल के पास सेल वॉल होता है, एनिमल सेल के पास। अब सुनो दूसरी बात, कोई प्लांट है या कोई एनिमल है, हम लोग इस बात से डिसाइड नहीं लगाते कि वो खाना बना रहा है या फिर नहीं बना रहा है। कोई प्लांट है, एनिमल है, हम इस बात से डिफरेंस क्रिएट करते हैं कि वो प्लांट है, एनिमल है, क्या देख के? सेल वॉल देख के। जिसके पास चाहे वो खाना बना रहा हो चाहे ना बना रहा हो, अगर उसके पास सेल वॉल है तो वो प्लांट होगा, और सेल वॉल नहीं है तो। क्योंकि आप लोगों ने तो अभी तक ऐसे मन में बिठा रखा है कि भाई देखो वो कुत्ता जा रहा है, घूम रहा है, ये बंदर आ रहा है तो ये एनिमल है, और देखो जो खड़े हैं प्लांट, ये प्लांट है। लेकिन ऐसे नहीं कर सकते। मैं आपको बहुत सारे ऐसे प्लांट दिखा दूंगा जो जिसके फीचर बिल्कुल मिल रहे होंगे एनिमल से। जैसे आप देखोगे इंसेक्टिवोरस प्लांट, वो इंसेक्ट खा रहे होंगे। मैं आपको बहुत सारे एनिमल ऐसे दिखा दूंगा जो बिल्कुल कैसे लगेंगे? प्लांट की तरह। और आप लोग जब आंखों से देखोगे तो उस एनिमल को आप पता क्या बोलोगे? इसके लिए तो मैं कसम खा लूंगा लेकिन ये प्लांट है, क्योंकि ये प्लांट ही है, लेकिन वो प्लांट ही तरह है, लेकिन वो होगा क्या? एनिमल। तो इसीलिए हम किस बात से डिफरेंस क्रिएट करेंगे? सेल वॉल। तो बेटा इनके पास क्या होता है? सेल वॉल होता है, यानी कि यहाँ सेल वॉल क्या होता है? इसका मतलब आप लोग बताओ ये किसका फीचर हो गया? प्लांट का। लेकिन होता कैसा है? हेटेरोट्रॉफिक। और इसके पास सेल वॉल क्या होता है? एब्सेंट होता है, इसीलिए किसका फीचर हो गया? एनिमल का। समझ गए? तो अब आप लोग बताओ मुझे, एक बार रुक जाओ, अभी देख लेना आराम से। दूसरा मैंने आपको ये बताया, देखो एक बात ध्यान सुनो,
बेटा हम लोग जो यहाँ पे रखेंगे, जो मोनेरा किंगडम होता है इसमें हम लोग पढ़ेंगे जैसे बैक्टीरिया हो, इसको पढ़ेंगे बैक्टीरिया को हम लोग, मैंने कहा दूसरा हम लोग जैसे अब बोलूं तो बीजी है, ब्लू ग्रीन एल्गी, या फिर हम बोल सकते हैं इसको साइनोबैक्टीरिया। क्या बोलते हैं? साइनोबैक्टीरिया। और तीसरा हम लोग पढ़ेंगे माइकोप्लाज्मा। अगर आपको अभी याद ना हो तो मैं भी जब आपको किंगडम मोनेरा पढ़ाऊंगा तो फिर से आपको सब सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है। आप लोग बताओ बेटा किंगडम प्रोटिस्टा में हम किसे पढ़ते हैं? जैसे नॉर्मली मैं बता रहा हूँ आपको, जो आप लोग ध्यान रखना है, जैसे यूग्लिना हो गया, क्या हो गया? आपने बहुत नाम सुना होगा। जैसे पैरामीशियम हो गया, क्या हो गया? ये तो आपने बहुत सुने हैं, फाइल बनाई होगी। इसके बाद आपने अमीबा बहुत सुना होगा, आपने प्रोटोजोन सुने होंगे, डिजीज करते हैं। ये सब किसमें होते हैं? प्रोटिस्टा में। ऐसे ही बेटा जैसे फंजाई यानी कि ऑल फंगस, जितने भी कवक होते हैं, हिंदी में लिख दूं कवक? अब तो मजा आ गया। चलो पहली बार मजा अच्छा आया है, कवक हिंदी। चलो ठीक है, यहाँ हम लोग पढ़ेंगे सभी पेड़ पौधे, ठीक है। और यहाँ पढ़ेंगे सब हम जंतु। अरे उसकी हिंदी पता नहीं। ऐसा देखो हम लोग, ये जंतु हो गया। अब आप लोग पहले ये बताओ मुझे, धरती पे यही सब चीजें तो हैं, इसके अलावा बताओ कुछ है और? सभी एनिमल हो गए, सभी प्लांट हो गए, अमीबा पैरामीशियम भी हो गए, बैक्टीरिया भी हो गए। एक क्या बचता है? वायरस। क्या बचता है? वायरस बेटा लिविंग सेल के बाहर अगर है तो वो कैसा है? नॉन लिविंग। इसीलिए हम लोग उसको काउंट नहीं करते। वो तो हमारे अंदर आके हमारी मैकेनिज्म को फॉलो करता है तो वो लिविंग हो जाता है, लेकिन वैसे वो कैसा रहता है? नॉन लिविंग। अगर आप वायरस के पास नहीं जाओगे तो वो कैसा है? जैसे ये मार्कर है, इसका कोई जान नहीं है, इसमें कुछ नहीं है, ऐसे ही वायरस में भी कुछ नहीं होता, ठीक है। तो इसीलिए वायरस को हमने किसी भी किंगडम में नहीं रखा है, उसे हम अलग से पढ़ते हैं। तो आप लोग ये समझ गए कि 5 किंगडम कैसे बने, कौन कौन से एनिमल है। इसके बाद हम लोग जो सेकंड चैप्टर में 3 किंगडम पढ़ लेंगे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई। और प्लांट के लिए एक अलग किंगडम है, प्लांट किंगडम, जो चैप्टर कौन सा है? 3rd। और चैप्टर 4th कौन सा है बेटा? इसका मतलब यह है कि फर्स्ट यूनिट की आप लोग रूपरेखा समझ गए क्या है? बस ये है, यानी कि हम इन चारों चैप्टर में यही सब पढ़ेंगे, इनके अलग अलग किंगडम के बारे में डिटेल में। क्लियर? चलो, तो अब आप लोग जो भी लिख रहे हो तो मैं यहाँ पे आपको रख दे रहा हूँ ऐसे, अगर कोई लिखे जल्दी जल्दी लिख लो या फोटो ले लो इसका। एक मिनट, चलो पहले यहाँ तक कंप्लीट करो। क्या कर रहा है? भागने लगी क्या बात है? और बेटा थोड़ा हाथ चलाना सीखो अपना, और थोड़ा सा मेहनत करो, क्योंकि आपको पता है बेटा फ्री में यहाँ कुछ नहीं मिलता है। आपको पता है कंपटीशन कितना ज़्यादा हाई है, इसलिए अभी आप पढ़ाई कर लो। और दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान सुन लो, इस चक्कर में मत रहना कि आसानी से कुछ मिल जाएगा, नौकरी मिल जाएगा, या हम पढ़ रहे हैं तो हमने इंटर में 90% लिया है, 80% लिया है तो हमारा बस काम हो गया। इंटर का परसेंटेज खाली बस आपके वो क्या होता है, अलमारी होता है, उसमें रखने के लिए है। अब आप इंटर के बाद कितनी मेहनत कर रहे हो, ये डिसाइड करेगा कि आपका फ्यूचर कहाँ जाएगा, कहाँ तक जाएगा, समझ रहे हो। वरना मैंने ऐसे लोग देखे जिनके बच्चे भी हैं और वो पढ़ाई कर रहे हैं, समझ रहे हो। तो इसीलिए अभी स्टार्ट कर दो पढ़ाई करना। और दूसरी बात ध्यान रखना, आपने अभी देखा है जो टेट सुपर टेट जरा हो रहा है, उसमें कैसे कैसे लोग आ रहे हैं पढ़ने के लिए। एक मुझे मेरे मतलब कोचिंग के टीचर था, तो वो एक आए थे, तो उनके बच्चे की शादी में जो मोटरसाइकिल मिली थी उससे पढ़ने आते थे। देखो ये क्या है, जवाब मैंने कब तक नौकरी करोगे भाई, रहने दो। तो बोले अब क्या करें, गुरुजी करना तो भाई, तो चलो कर दो। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ अभी आपके पास टाइम है बेटा, पढ़ाई कर लो बहुत मेहनत से, क्योंकि फ्यूचर में क्या क्या चेंज हो जाए कुछ नहीं पता है, और कितना कंपटीशन बढ़ जाए वो आपको पता ही है, कितने जाते हैं। अगर आप 1 घंटा बातें कर रहे हो, इसका मतलब आप दूसरा को 1 घंटा पढ़ाई कर रहे हैं, जो आपका कॉम्पिटिटर होगा, जो आपके साथ एग्जाम में बैठेगा। अभी कर लो, सही है। चलो यहाँ तक करो पहले। और जो चीजें आप अभी कर रहे हो वो करना बंद करो, क्योंकि आपको पता है जब आप एक बार एमबीबीएस बन जाओगे तो बहुत मजा आएगा फिर, ठीक है लाइफ का, फिर पूरा मजा ले लेना। अभी आप लोग खाली बस पढ़ाई कर लो थोड़ी देर।
कोई लिख रहा है कैसा सर? लिख रहा है तो जल्दी लिखो बेटा। मैं सही बता रहा हूँ, ये टाइम आपका ऐसा है बेटा जिसे बोलते हैं गोल्डन पीरियड, स्वर्णकाल। समझ रहे हो? जिस बच्चे ने 12th के साथ, ध्यान देना मेरी बात और ध्यान रखना, ये बात आपको हमेशा याद आएगी, जिस बच्चे ने 12th के साथ या 12th के 3 साल के बाद तक अगर थोड़ी मेहनत से पढ़ाई कर ली, लग के पढ़ाई कर ली, तो उसके लिए फिर कोई भी चीज बहुत आसान हो जाएगी। और जिस बच्चे ने 3 साल में या 12th वाली वो साल में क्या किया, यही आजकल करना है बच्चे, है ना? यही सेटिंग वाली क्या बोलते हैं इसको। अगर वो किया तो समझ लो बर्बाद हो जाओगे। और ध्यान रखना ये साल आपके लिए बहुत जरूरी है। मैं दूसरे फ्रेंड सुनाया नहीं रहता हूँ, तो मुझे पता है ना आजकल क्या चल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आप लोग बस 3-4 साल ठीक से रहो और पढ़ाई कर लो। ये सबसे इंपॉर्टेंट पीरियड है आपका बेटा। इसके बाद आपको बहुत पछतावा होगा। अभी यहाँ पे घर वाले सोचो कितनी मेहनत से आपको रुपए दे रहे हैं, आपको पढ़ने के लिए भेज रहे हैं। 3-4 साल बाद बताओ क्या कहेंगे? आप लोगों से कहेंगे अब बताओ क्या करोगे? तो तुम कहोगे मैं क्या करूँगा, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। शादी यही कहोगे, शादी कर दो, क्या करोगे? बच्चे होते नहीं क्या शादी कर दो हैं? और बाद में तुम्हें समझ लो घर वाले भी मारेंगे, तुम्हारी बीवी भी मारेगी। लड़के समझ रहे हो तुमको? हो गया बेटा, इतना कर सही है, इतना कर लिया। नीचे और ऊपर इतना, यहाँ से करो, चलो ठीक है। अब इतना करने के बाद ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? तब हम किताब पढ़ेंगे। और आपने अगर अच्छे से समझ लिया है तो आपको बुक बहुत आसान लगेगी बेटा। मेन होता है समझना। अगर आपको समझ में आ गया तो आपको बुक अब ऐसी लगेगी जैसे कुछ नहीं लिखा है इसमें। और छोटा कर दो, लिखो और बताओ, और करो कुछ, चलो लिखो। और बेटा मैं एक बार सबके लोगों के नोट चेक करूंगा, ध्यान रखना। कुछ ना कुछ लिखा हुआ ना चाहिए, थोड़ा बहुत तो लिखा होना चाहिए हर चैप्टर के बारे में। अरे जरूरी है, थोड़ा सा समझो तो बात। कॉपी नहीं लेकिन फिर भी होना चाहिए आपके पास, जिसमें आप क्वेश्चन लगाओ, कुछ ऐसा तो करो। और जो लोग यूपी बोर्ड से हैं वो ध्यान सुनो, क्योंकि मुझे उनकी बहुत टेंशन होती है, क्योंकि वो टेंशन बहुत ले रहे हैं। मुझे लग रहा है ले तो नहीं रहे, लेकिन टेंशन तुम्हें लग रही होगी ना कि सर क्या पता नहीं इंग्लिश में क्या पढ़ा। इंग्लिश कुछ नहीं बेटा, इंग्लिश बायोलॉजी इंग्लिश में ही पढ़ते हुए मजा आता है। पहली बात मैं टेंशन ले रहा हूँ, मुझे लगता है कि सब बच्चों को समझ आना चाहिए। दूसरी बात मैंने कहा था 2 किताब लेना, एक हिंदी वाली हो, एक यहाँ लेके आओ इंग्लिश वाली, और घर पे रखना हिंदी वाली, जिससे जब भी आप शाम को पढ़ो तो आप दोनों को देख पाओ। और इतने समझदार हो जाओगे तो मुझे लग रहा है मिस्टेक होगी नहीं, आपसे गलती नहीं होगी अगर इतना करने लगो हिंदी इंग्लिश दोनों खरीद के। बस एक ही बात ध्यान रखो, आप छुट्टी मत किया करो, ठीक है? छुट्टी करोगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी बेटा। मेरे हाथ में कुछ नहीं है सर, ये तो सब ऊपर से आता है। मेरे हाथ में खाली इतना है कि तुमको कितना अच्छे से पढ़ा सकूंगा। टेस्ट पहले पढ़ तो वही, एक चैप्टर हुआ है अभी टेस्ट। हाँ ठीक है, करवा देंगे। चलो ठीक है। अब आप लोग बताओ, ये समझ गए कहानी? हटाए इसको, किताब खोले, लिख लिया सब बच्चों ने? ठीक है, चलो शर्माओ मत बेटा, यहाँ देखो, चलो किताब निकालो। नहीं कोई बच्चे ऐसे करते हैं, देखने वाले आ रहे हैं। ये वाली तो खुल गई थी ना? नहीं खुली थी क्या? अगर जिसके पास है गदो, जिसके पास अगर ना हो, ध्यान रखना ये वाला जो मैं ऐप खोल रहा हूँ, ये वाला तुम भी डाउनलोड कर लो, ऑफलाइन चलता है ये मोबाइल में। तो मोबाइल में खोल के बैठो, ऐसा नहीं खाली बस कथा कहानी सुन रहे बैठ के।
ये बार डाउनलोड कर लो जो मेरे पास है, ये ऑफलाइन चलता है और आप लोग आराम से बैठ के पढ़ सकते हो जब तक किताब नहीं तब तक। हालांकि इतने तो समझदार आप होने चाहिए कि आपको एनसीईआरटी तो पता ही होनी चाहिए आपके पास। यहाँ क्या आ जाता है बराबर। चलो हम लोगों ने बेटा ये चैप्टर खत्म कर दिया था, कौन सा, द लिविंग वर्ल्ड। आज हम लोग पढ़ेंगे कौन सा, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और सब बच्चों ध्यान रखना बेटा, आप लोग कम से कम 100 क्वेश्चन द लिविंग वर्ल्ड के एक बार लगा लेना, ठीक है, 100 क्वेश्चन लगा लो। आलवेज कर दो। चलो चैप्टर स्टार्ट होता है कौन सा, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जो भी हमने अभी पढ़ा है वो सब इसमें लिखा होगा बस। और देखो अब आपको समझने से क्या होता है, जो बच्चे कल भी आए होंगे आज भी आए होंगे और जिन्होंने बहुत अच्छे ध्यान से मेरी बात को सुना होगा, उन्हें अभी पता कैसा लगेगा, बड़ा आसान। देखना मैं अभी आपको समझा रहा हूँ, जो बातें मैंने बताई हैं सब कुछ वही लिखा होगा। देखो चैप्टर का नाम बेटा क्या है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अच्छा कोई बच्चा ये सोच रहा है सर ये कक्षा 11 वाली किताब क्यों पढ़ रहे हैं, जो ये लाइनें हैं नीट में यहीं से क्वेश्चन आता है बस खाली, समझ रहे हो, आपको हर लाइन का मतलब पता होना चाहिए। नीट में मैंने बार बार कह रहा हूँ कि यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बाहर, ये आपकी थ्योरी है, थ्योरी नहीं है, आपके नोट्स हैं ऐसे मान लो, और ये क्वेश्चन वाली बुक ले लो बता सकते। देखो यहाँ पे हमें पढ़ना क्या है, पहली बात जैसे साइड से लिखा है किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया, साथ में लिखा है वायरस, बेरोइड्स एंड लाइकेंस। मैंने कहा था जो किंगडम 5 किंगडम में नहीं रखे हैं वो कहाँ रखे हैं हमने, वो क्या नाम है, वायरस, बेरोइड्स एंड लाइकेंस, वो हम अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं 5 किंगडम कैसे क्या हुआ था। देखो देखो यहाँ पे सबसे पहले लिखा है सिंस द ड्रॉप ऑफ सिविलाइजेशन देयर हैव बीन मैनी अटेम्प्ट टू क्लासिफाई लिविंग ऑर्गेनिज्म। जब से इतना ज्यादा डाइवर्सिटी आया है धरती पे, तब से हमने कई अटेम्प्ट यानी कई बार ट्राई किया है कि हम सारे एनिमल्स को क्या कर लें, क्लासीफाई कर लें। जैसे अभी मैंने भी कई बार ट्राई किया था, हमने देखा था 2 किंगडम आया, 3 किंगडम आया, 4 किंगडम आया, इसके बाद कितना आया। भाई कोई भी चीज बनता है हल्के हल्के बनता है ना, ऐसा समझना कि तुम अगर मान लो कोई स्कूल बना रहे हो और तुम सोचो कि एक ही बार में हम टॉप का स्कूल बनाते हैं, कैसे बना दोगे। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपको पहले ऐसे ही करते हैं ना, हल्के हल्के 2 रूम बना दिए, उसके बाद कुछ और, फिर कुछ और, हल्के हल्के और फाइनली एक बिल्डिंग बन जाती है। तो ऐसा ही यहाँ पे हुआ था, कह रहे इट वाज डन instinctively not using criteria that were scientific but born out of a need of use organism for our use for food। बेटा बातें मत करो, कौन कर रहा है, फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग। आपको पता है ह्यूमंस जो होते हैं वो क्लासिफाई किसी भी चीज, पहली बात तो ये बताओ, हम लोग इतने ज्यादा वैसे हो गए ना कि हम लोग अगर किसी भी चीज को करते हैं, कुछ भी करेंगे उस पर, तो पहली बात तो अपने फायदे के लिए करेंगे। किसके लिए करेंगे, अपना फायदा। जैसे आप लोगों ने कभी कोई चीज में अगर इंटरेस्ट लिया होगा पढ़ने में या फिर कोई एक्सपेरिमेंट करने में, तो किसका लिया होगा, जो हमारे लिए फायदा कर रहा होगा, चाहे वो कैसे भी फायदा कर रहा हो। जैसे हम जेनेटिक्स पढ़ते हैं तो हमको कुछ एक्सपेरिमेंट करने होते हैं तो हम एनिमल का यूज कर लेते हैं। गाय को हम क्यों पालते हैं, भैंसों को पालते, दूध मिलता है हमें। क्या आपने कभी सोचा कि वो ऐसे एनिमल को पालते हैं जिससे कुछ ना मिलता हो, है ना। तो कहीं ना कहीं ह्यूमन की पहले से चॉइस रही है। दूसरा कह रहे हैं, एक नाम है अरस्तु, क्या लिखा है बेटा, अरस्तु बताओ कौन थे, फादर ऑफ जूलॉजी या बोलो फादर ऑफ बायोलॉजी, दोनों के कौन फादर हैं, अरस्तु, इंग्लिश में बोलते हैं अरिस्टोटल। वाज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन। सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन करने का सोचा था वो किसने बोला था, अरस्तु ने। तो आप लोग एक नंबर लिख लो यहाँ पे ऐसे के स्टार बना दो अरिस्टोटल के नाम से। और कह रहा है बेटा ही यूज सिंपल मॉर्फोलॉजिकल। आप लोग जानते हो मॉर्फोलॉजिकल क्या होता है, जो हमें बाहर से दिखता है। जैसे आपने हाथी को देखा तो आपको हाथी का हार्ट दिख जाएगा क्या, आपको हाथी का किडनी दिख जाएगा, नहीं ना। हमको क्या दिखेगा, उसकी आंखें दिख जाएंगी बाहर से, उसके बाल दिख जाएंगे, उसके पैर दिख जाएंगे। जो चीज हमें दिख रही है वो किस में आती है, मॉर्फोलॉजी में, सही है। अगले बेटा और आप लोगों को अगर कोई चीज समझ ना आएगा तो आप पेंसिल लेके बैठा करो, जो मैं अभी बता रहा हूँ अब आप लिख सकते हो। जैसे आपको ध्यान आ रहा है मॉर्फोलॉजी क्या होती है, तो आप लिख सकते हो एक्सटर्नल कैरेक्टर, या आप लिख लो बाहर से जो हम स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं, मॉर्फोलॉजी। अगले कह रहा है टू क्लासिफाई प्लांट इनटू ट्री, सिरप एंड हर्ब।
आप लोग बताओ कि आप ट्री, हर्ब और सिरप को क्या आप बाहर से देख के नहीं बना सकते? इनका मतलब पता है क्या होता है? ट्री का मतलब होता है बड़े बड़े पेड़, इसके बाद कौन आता है? सिरप। सिरप का मतलब होता है झाड़ियाँ जो इतनी छोटी होती हैं, और हर्ब का मतलब क्या होता है? साग सब्जी जो छोटे होते हैं, जैसे मेथी पालक का साग देखा है वैसे छोटे छोटे प्लांट, तो वो किस में आते हैं? हर्ब में। तो अरिस्टोटल ने पता है क्या किया? उन्होंने प्लांट को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लिया। एक वो जो सबसे बड़े हैं ट्री, दूसरे कौन से जो हर्ब है, और तीसरे कौन से जो सिरप है। मतलब ट्री, सिरप और हर्ब। कह रहा है ही आल्सो डिवाइडेड एनिमल इनटू 2 ग्रुप। कौन कौन से? एक जिनके पास रेड ब्लड है और एक जिनके पास नहीं है। अब वो क्वेश्चन कैसे बना सकता है नीट में? कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे कि बताओ अरस्तु ने जो क्लासिफाई किया था किस बेस पे किया था, तो आप क्या बोलोगे? मॉर्फोलॉजी, कैरेक्टर के बेस पे। किस पे? कि बाहर से कैसे दिख रहे हैं। अब उन्होंने देख लिया कि एनिमल को डिवाइड कर दिया 2 कैटेगरी में, इसके पास ब्लड है और जिनके पास ब्लड नहीं। प्लांट को कर दिया 3 कैटेगरी में डिवाइड, एक ट्री, एक सर्ब और एक हर्ब। समझ गए इतनी बात? ठीक। इसके बाद कह रहे हैं अब दूसरे साइंटिस्ट आते हैं कौन से, या तो ऐसे लिख लो आप लोग, यहाँ बना लो 1 नंबर और यहाँ बना लो 2 नंबर, जिससे आपको ध्यान रहे कि यहाँ से अब सेकंड बात स्टार्ट होती है। एनसीईआरटी पूरी मैं ऐसी पढ़ाऊंगा, आप टेंशन ना लो उसकी, लेकिन बस भैया आप लोग रेगुलर रहो, मेहनत करते रहो। सेकंड बेटा क्या कह रहा है ये? कह रहा है लीनियस। कौन साइंटिस्ट आया सेकंड टाइम पे? और मैंने अभी आपको बता चुका हूँ लीनियस ने कौन सा किंगडम क्लासिफाई किया था? 2 किंगडम। तो देखो साफ साफ लिखा है इन लीनियस, और कह रहा है 2 किंगडम क्लास सिस्टम ऑफ अ क्लासिफिकेशन विद कौन कौन सा? प्लांटी एंड। तो आपको सब पता है ये बात। एक कौन सा था? प्लांटी, और एक था कह रहा है किंगडम वाज डेवलप्ड दैट इंक्लूड ऑल प्लांट्स एंड एनिमल रिस्पेक्टिवली, दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन। अब आप लोग बताओ, अगर किसी ने 2 किंगडम में क्लासिफाई किया है, प्लांटी और, तो बताओ ये वाला क्लासिफिकेशन क्या क्या नहीं बता पाएगा? देखो एक तो नहीं बता पाएगा प्रोकैरियोटिक को और यूकैरियोटिक को, और एक नहीं बता पाएगा यूनिसेलुलर को और मल्टीसेलुलर को, क्योंकि प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेम किंगडम में रखे हुए हैं अभी, और अभी यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर भी सेम किंगडम में रखे हुए हैं। ये बात समझ में आई आपको? तो देखो साफ साफ लिखा हुआ है कि ये क्या नहीं बता पाएगा, तो कह रहा है दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। अब आप लोग बताओ बेटा, इसमें आपको कुछ नहीं लग रहा है क्या? एनसीईआरटी में अगर आपने इतना समझ लिया अच्छे तो आपको बहुत सरल लगते होगा ये सब लिखा हुआ तो वही जो आपको बता रहा था अंदर से। अगले कह रहा है देखो एंड फोटोसिंथेटिक यानी कि ग्रीन एल्गा, एंड नॉन फोटोसिंथेटिक मतलब फंजाई। अब देखो इन्होंने 2 लाइन में सब कंप्लीट कर दिया। ये होता है एनसीईआरटी का राज। एनसीईआरटी तभी तो बच्चों को बताती है, जितना मैं कल से आपको बता रहा हूँ, और उन्होंने खाली 2 लाइन में खत्म कर दिया। उन्होंने कहा कि खाली 2 किंगडम क्यों फेल हुआ था? क्योंकि वो प्रोकैरियोटिक को यूकैरियोटिक को नहीं बता पाया, वो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को नहीं बता पाया, और वो फोटोसिंथेटिक और। अब इनका क्या मतलब है? देखो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक का मतलब इनका किससे? मोनेरा से। किससे? क्योंकि नया किंगडम हमने बनाया मोनेरा। यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर का मतलब किससे? प्रोटिस्टा से, क्योंकि प्रोटिस्टा में हमने यूनिसेलुलर को अलग किया था। और फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक का मतलब इनका किससे? फंजाई से। बाद में 3 किंगडम नए बने ना, मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई। समझ गए हम लोग? ठीक। अगले कह रहा है बेटा देखो लिखा भी है नॉन फोटोसिंथेटिक यानी कि फंजाई। अगले कह रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू प्लांट्स एंड एनिमल्स वाज इजीली डन एंड वाज इजी टू अंडरस्टैंड, बट अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म डिड नॉट फॉल इनटू आइदर कैटेगरी। ये कहना चाह रहा है कि हमने देख लिया कि जब हमने क्लासिफिकेशन कर दिया लॉन्ग टाइम तक, तो सारे के सारे रखे गए, लेकिन फिर भी कुछ रहेगा जो 5 किंगडम में नहीं हो रहे फिट, यानी कि वो कहीं पे अपनी जगह को एडजस्ट नहीं कर रहे थे। अगले कह रहे हैं बेटा देखो हैंस द 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब यहाँ देखते हैं अगले कह रहा है 2 किंगडम क्लासिफिकेशन यूज्ड फॉर लॉन्ग टाइम वाज फाउंड इनएडिक्वेट, बिसाइड ग्रॉस मॉर्फोलॉजी अ नीड वाज आल्सो फेल फॉर इंक्लूडिंग अदर कैरेक्टरिस्टिक लाइक क्या क्या। देखो पहला है सेल स्ट्रक्चर। क्या है? सेल स्ट्रक्चर। आप लोग मुझे एक बात बताओ, अगर हमें किसी की सेल स्ट्रक्चर नहीं पता होगा तो हम कैसे बता पाएंगे कि प्रोकैरियोटिक है यूकैरियोटिक है, या वो उसके पास सेल वॉल है या नहीं है? तो इन्होंने ये फेल क्यों रहा था? वो पहला हमें नहीं पता सेल स्ट्रक्चर, दूसरा नेचर ऑफ बॉल, बॉल का मतलब सेल वॉल, तीसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तीसरा हैबिटेट, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ये सब चीजें किसने देखी थी? बीटेकर साहब ने, और इसीलिए बीटेकर ने फाइनली दिया था क्लासिफिकेशन कितना दिया था?
5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ 5 किंगडम में हमने क्या क्या लिया था या बीटेक करने क्या क्या देखा था, तो आप क्या बोलोगे? सेल वॉल स्ट्रक्चर, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सेल वॉल है नहीं है, ये सब चीज, न्यूक्लियस है नहीं है, इसके बाद बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, यूनिसेलुलर है या फिर मल्टीसेलुलर है, अब सब पता है आपको क्या क्या देखा था, ठीक है। अगले कह रहा है क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव हैंस अंडरगोन सेवरल चेंज ओवर द टाइम। आपको पता है कि जब हम क्लासिफाई कर रहे थे तो लगातार क्या आ रहे थे, चेंज इवेंट। जैसे अगर मान लो लीनियस ने 2 किंगडम दिया था तो हेकल ने कितना दिया, 3, ऐसे कोपलैंड ने कितना दिया, 4, बीटेकर ने कितना दिया, 5, ऐसे 6 कौन बोल रहा है भाई? अच्छा। अगले कह रहा है द अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट ग्रुप ऑर्गेनिज्म बी इंक्लूडेड अंडर दिस किंगडम have been changing the number and nature of other kingdom have also been understood differently by different scientists over the time। यानी कि टाइम टू टाइम डिफरेंट साइंटिस्ट आए और उन्होंने डिफरेंट किंगडम को दिया, बनाया, उन्होंने नए नए कैरेक्टर को इंक्लूड किया, ठीक है। अगले देखो, समझ गए इतनी बात, ठीक। आप शांत कैसे हो भाई? ये आता है तुम्हारा 5 किंगडम। जो ये टेबल कैसी है, इंपॉर्टेंट, पहले तो यहाँ पे स्टार बनाओ, 2 स्टार बना दो। पानी है किसी पास ना, पानी सही है, बेटा एक बार बताओ आप लोग, अगर आप लोगों ने अभी 5 किंगडम समझ लिया है तो इसका मतलब फिर यह है कि आपको ये टेबल याद हो गई होगी। देखो कैसे, सुनो, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, आपको इस तरह मान लो पहले तो, क्योंकि ये 5 किंगडम का पूरा टेबल है और आपको ध्यान से याद करना है इसको, ठीक है। देखो याद करना नहीं है तो आपको याद होगी। देखो कैसे, आप लोग बताओ टोटल किंगडम कितने हैं? 5 है। आपको 5 के नाम याद है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमल। अब तो रट जाएंगे आपको, है। दूसरा आप लोग बताओ, सब आप लोग ऐसे ही बोलना, मैं आपको यहाँ से खाली पूछ रहा हूँ बस। आप लोग बताओ किंगडम मोनेरा के पास सेल टाइप किस टाइप का होगा? प्रोकैरियोटिक होगा। और मैंने कहा था बकाया सबके पास कैसा होगा? सब बच्चों को पता है, याद करने की जरूरत नहीं है। दूसरा मैंने कहा था सेल वॉल। आप लोग देखो मेरी बात सुन ध्यान से। सबसे पहले किंगडम मोनेरा, सेल वॉल बैक्टीरिया के पास होता है। अगर आपको याद नहीं है तो बता रहा हूँ, ठीक है, होता है, ध्यान रखना। किंगडम प्रोटिस्टा में हम ना तो सेल वॉल कह सकते हैं है और ना ही सेल वॉल कह सकते नहीं है। कुछ के पास है और कुछ के पास क्यों? क्योंकि किंगडम प्रोटिस्टा का कोई ऐसा नहीं कि कौन से किंगडम से हमने लिया है। आपको ध्यान होगा हमने प्लांटी और एनिमल या दोनों एनिमल से लिया था यूनिसेलुलर, और हमने कौन सा किंगडम बनाया था? प्रोटिस्टा। इसका मतलब यह है कि किंगडम प्रोटिस्टा में हमें नहीं पता है या फिर नहीं है। हम एनिमल पढ़ेंगे तो हम देख लेंगे किसके पास है और किसके पास। दूसरा आप लोग बताओ फंजाई के पास होगी नहीं होगी? होगी, इसीलिए मैंने प्लांटीज बनाया। समझदार हो आप लोग? प्लांटी में है और एनिमल में हो गया यार। अगले देखो बेटा, आप लोग बताओ, अगर ये कह रहा है कि नेचर ऑफ सेल वॉल कैसे बना होता है, तो आप लोग ध्यान रखो, इसका बना होता है पेप्टिडोग्लाइकन का, यानी कि पॉलीसेकेराइड और अमाइनो एसिड से। पॉलीसेकेराइड आप जानते होगे, जैसे कार्बोहाइड्रेट वगैरह पॉलीसेकेराइड होते हैं। इसके बाद प्रोटिस्टा में तो ये लिखा है। हालांकि फंजाई की जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है काइटिन की। किसकी बनी होती है? और बेटा ट्रू सेल वॉल होती है वो बनी होती है सेलुलोज की, जो किसके पास होती है? प्लांट के पास। और एनिमल के पास क्या होती है? एब्सेंट। अगले आप लोग बताओ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। देखो याद नहीं करना है आपको, मैंने कहा था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियस जो एब्सेंट होता है वो कहाँ होता है? प्रोकैरियोटिक सेल में, और यूकैरियोटिक सेल में सब कुछ प्रेजेंट होता है। तो इसका मतलब देखो यही खाली एब्सेंट होगा, बकाया सब में क्या है? हो गया था। अगली अगर हम बात करें तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब पता क्या होता है? इसका मतलब होता है बेटा कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है, जैसे मैंने आपको आता ग्रुप ऑफ सेल मिलकर बनाते हैं टिश्यू, टिश्यू से क्या बनता है? ऑर्गन, ऑर्गन से क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम, उसके बाद क्या बनती है? बॉडी। आप लोग बताओ, जब मैं बोल रहा हूँ बार बार कि मोनेरा और प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर है, कैसे? तो क्या वहां टिश्यू बना होगा? नहीं बना होगा, क्योंकि वहां तो सिंगल सेल है भाई, वहां तो टिश्यू की बात ही नहीं करेंगे। अगर जहां 10 सेल हो तो वहां कहता भी चलो टिश्यू हो सकता है बनाओ, लेकिन यहाँ तो सिर्फ एक ही सेल है। तो इसका मतलब ये कैसे होंगे? सेलुलर। कैसे होंगे? चाहे आप लोगों को ध्यान ना रहे तो आप लोग यहाँ लिख लो यूनिसेलुलर, यू एन आई और लिख लो। जैसे आपको यूनिसेलुलर और ये भी कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर। भाई दोनों दो ही तो किंगडम है, किंगडम मोनेरा और किंगडम। और बेटा
बकाया सब कैसे होंगे? मल्टी सेलुलर होंगे, तो इसका मतलब इनके पास टिश्यू भी होगा और इनके पास ऑर्गन भी होगा। समझ गए बात? क्लियर? चलो अगले आते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि खाना कैसे लेते हैं। देखो मैंने जब से स्टार्ट किया है तब से आपको बताया है कि बैक्टीरिया हर जगह होते हैं, और उसके बाद मैंने ये भी कहा था कि बैक्टीरिया क्यों होते हैं हर जगह, क्योंकि वो हर टाइप से न्यूट्रिशन ले लेते हैं। भाई आप लोग बताओ, अगर आपके पास ये ऑप्शन होता, क्या ऑप्शन होता? आपके पास ये ऑप्शन होता कि आप ऑटोट्रॉफिक भी होते और आप लोग हाइड्रोट्रॉफिक होते, मतलब आप स्वयंपोषी भी होते, और तो आपका नंबर बढ़ता या कम होता? बढ़ता ना। अभी जब इतना नंबर बढ़ रहा है तो बाद में क्या होता है ना। अभी तो आपको खाली क्या काम है, बहुत सारे काम है, पढ़ाई भी करनी, खेती भी करनी है, सही है, बहुत सारा। अब उस टाइम क्या काम रहता है? एक ही काम रहता है, करो समझे के बैठे। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप लोग बताओ पूरी बात जो आती है, जैसे आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है आप पढ़ाई कर रहे हो, आप लोग पढ़ाई इसलिए कर रहे हो कि आप डॉक्टर बनो, ठीक है, लेकिन एक कहीं ना कहीं कोने में हमारे माइंड में रहता है कि डॉक्टर बनने के बाद आप क्या करोगे? बताओ, मरीज देखोगे? हाँ ठीक है, मरीज देखोगे, मुझे पता है भाई डॉक्टर बनने का मरीज देखोगे। अब ये मत कहना कि डॉक्टर बनने के बाद देखो आप लोग पढ़ाई अगर देखा जाए तो आप दो कारण से कर रहे हो, जो मेन कारण है। पहला, आप अच्छी जगह रह सको, और दूसरा आप अच्छे से खा सको। आपकी दो बेसिक नीड है, एक रहना और एक खाना। हम रहना भी हटा देते हैं, लेकिन फिर भी हमें पता है कि हम झोपड़ी में तो नहीं रहोगे डॉक्टर बनने के बाद, होगा नहीं होगा। लेकिन बेसिक नीड तो आपको पता है फूड ही है हमारी, और इसीलिए हर व्यक्ति क्या करता है? काम करता है, इसलिए तो कर रहे हो आप तो भाई अच्छा खाना खा सके। अब दूसरा क्या है, अगर आपको खाना बना बनाया मिल जाए, मान लो आप सनलाइट से खाना बना लेते, आपके सेल के अंदर क्या चेंजमेंट होता? खाली क्लोरोप्लास्ट होता, बस खाली क्या होता? बकाया सब कुछ है आपके अंदर। तो आप क्या करते? कौन करवा रहा है? ए बेटा ये मत करो, वरना लड़कियों को अलग कर दूंगा, लड़कियों को अलग कर दूंगा, ध्यान रखना। अभी आप लोग पास में बैठ पा रहे हो, ये बहुत है, ठीक है, और वो क्यों? क्योंकि आप मेडिकल स्टूडेंट हो, ठीक है, इसलिए आप लोग ऐसे मत करो, डिस्टर्ब मत करो। और दूसरा पता है क्या बेटा, आप बड़े हो गए हो और आप लोग एक बॉडी को मशीन माना करो, और आप लोग समझदार हो गए हो। अभी ऐसे नहीं रहे कि मैं ये कहूँ कि चल तू इधर क्यों बैठा, इधर बैठ, अच्छा लगेगा, ठीक है, तो आप लोग ऐसा करो। हाँ अब आप लोग रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ोगे तो क्या करोगे फिर भाई, इसलिए आप इतना कर रहे हो। सुनो इसके बाद, अब मैं आपको क्या बता रहा था, हाँ अगर आपके पास फोटोसिंथेसिस होता तो आप क्या करते बताओ? तो बच्चा पढ़ाई करता है यहाँ पे? अरे भाई शिक्षा के लिए करते, ज्ञान के लिए थोड़ा बहुत 8वीं तक पढ़ लेते, हमें लिखना आता तब आता था। तो मुझे लगता है 4 दोस्त हो रहे हैं, कुछ बच्चे तो ये सोचते कि मुझे पढ़ाई करने की जरूरत क्या है, छत पे जाके लेट जाते, शाम तक मोबाइल चलाते, फिर आ जाते नीचे, बस खाना वाना खा लिया। अब सुनो, तो बैक्टीरिया जो होते हैं अकेले धरती पे, खाली बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हर टाइप से न्यूट्रिशन लेते हैं, हर टाइप से। देखो कैसे, ये देखो, ये ऑटोट्रॉफिक भी हैं, मतलब ये स्वयंपोषी भी हैं, खुद से खाना भी बना लेते हैं, सनलाइट होगी खाना बना लेंगे। अब इधर देखो, बेटा ध्यान सुनो, जैसे प्लांट होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, स्वयंपोषी होते हैं प्लांट, लेकिन इसमें भी स्वयंपोषी के दो टाइप है। सबसे पहले एक तो इसके पास फोटोसिंथेटिक है, जैसे प्लांट करते हैं, और एक अगर मान लो सनलाइट नहीं है तब भी ये खाना बना लेंगे। कितना अच्छा फीचर इनके पास, मतलब खुद से खाना तो बना रहे हैं। प्लांट कैसे बनाते हैं बेटा? सनलाइट होगी तब, लेकिन ये सनलाइट नहीं होगी तब भी खाना, क्योंकि ये कैसे होते हैं? कीमोसिंथेटिक। सोचो कितना अच्छा वो है। दूसरा ये हेटेरोट्रॉफिक भी होते हैं, हमारी तरह भी दूसरे से खाना ले लेंगे। अगर सनलाइट नहीं है और इन्हें और कुछ भी नहीं मिल रहा है तो ये किससे ले लेंगे खाना? दूसरे से, और वो भी एक टाइप से नहीं। पहले देखो तो इनकी 3 टाइप से, सैप्रोफिटिक तरीके से भी, और पैरासाइटिक तरीके से, और सिम्बायोटिक तरीके से भी। मतलब इनका न्यूट्रिशन दुनिया में हर टाइप से है, जितने टाइप के एनिमल है। ऑटोट्रॉफिक 2 टाइप से है, कीमोसिंथेटिक और फोटोसिंथेटिक। और हेटेरोट्रॉफिक कितने टाइप से है? यहाँ 2 टाइप देखिए, वैसे 3 टाइप होते हैं, सिम्बायोटिक, पैरासाइटिक और सैप्रोफिटिक। ये आप डिफरेंस समझते हो आप लोग इन तीनों में? हेटेरोट्रॉफिक का मतलब होता है परपोषी, सिम्बायोटिक का मतलब ये होता है कि अगर तुम किसी से न्यूट्रिशन ले रहे हो तो उसको बदले में कुछ दे रहे हो, मतलब सिम्बायोटिक। ऐसे शादीशुदा बीवी होती है और पति पत्नी होते हैं तो वो किस ऐसे में रहते हैं? सिम्बायोटिक तरीके से, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो भाई, दूसरा पैरासिटिक का मतलब क्या होता है? हम न्यूट्रिशन तो ले रहे हैं लेकिन उसके ऊपर डिपेंडेंट है,
उसको हम बीमारी कर देंगे, लेकिन उसको दे कुछ नहीं रहे हैं। जैसे आपको मच्छर काट गया या आपको कोई जोंक चिपक गई, अब आप खून पी रही है तो न्यूट्रिशन तो दे रही है आपसे, लेकिन क्या आपको कुछ दे रही है? नहीं ना। और एक होता है नाम सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक का मतलब होता है कि जो डेड बॉडी पे ग्रो करते हैं, उन्हें देना दे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उन्हें न्यूट्रिशन मिलता है। तो समझ गए, इसीलिए बैक्टीरिया हर जगह होते हैं। अगर आप किसी चीज को इंटरेस्ट से पढ़ोगे तभी आपको मजा आएगा, अगर आप बैक्टीरिया रटोगे तो मजा नहीं आएगा। आपको इमेज करोगे बैक्टीरिया सोचो कितने अच्छे होते हैं जो हर टाइप से न्यूट्रिशन कर रहे हैं। अगले देखो, अगर हम प्रोटिस्टा की बात करें तो बेटा जब मैंने आपसे पहले ही कह दिया है कि हमें नहीं पता है यहाँ प्लांट है या फिर एनिमल है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ऑटोट्रॉफिक भी होंगे और कौन से होंगे? हेटेरोट्रॉफिक भी। इसके बाद यहाँ देखो फंजाई, आपको पता है हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, परपोसी होते हैं, इसीलिए हमने नया किंगडम बनाया था। और इसके बाद क्या आता है? प्लांट कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉफिक यानी कि सोईपोसी। और एनिमल कैसे होते हैं? हेटेरोट्रॉफिक यानी कि परपोसी। ये बताओ टेबल तैयार हो गई आपको? किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? मुझे लगता है कि ये डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो एक बार आप लोग इसको रिवाइज करना घर पे जाके। अब हम लोग बात करते हैं, अगले बात करते हैं कि क्या क्या चीजें हुई थी। अब आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं यहाँ पे जो आपको ये बताएंगे कि यहाँ पे क्या क्या डाउट है, क्या क्या गलतियां हैं, क्या क्या यहाँ पे चीजें सही होनी है। ठीक है, चलो आप लोग ग्रेटर से बैठने मिलता है क्या एक जगह? ये कैसे फोन करे बेटा, अभी आपने मैराथन क्लास ली नहीं है, वरना ऐसे लोग, ऐसे बच्चे होते हैं ना जो सुबह 4 बजे से क्लास स्टार्ट जाती है और फिर शाम को ही 4 बजे उठते हैं खाली अपने पार। ये उसमें टॉयलेट नहीं जाते हैं अभी, लेकिन हाँ ज़्यादा नहीं घूमते। तो आपको थोड़ा सा एक वैसे टाइप की बनो कि 3 घंटे तो यहाँ पे बैठ सको आराम से, कहते विदाउट डिस्टर्बेंस के। और अगर आप नहीं कर पा रहे इतना तो आप लोग सुबह मेडिटेशन किया करो। क्या करो? बच्चे कह रहे हैं उठना है, भी बहुत बड़ी बात है, मम्मी मार मार कर उठाती है, जबरदस्ती उठ नहीं रहे थे वो। चलो ठीक है, आप लोगों को मेडिटेशन करना चाहिए। बाकी सुबह उठ के सोचा करो कुछ कि आज मुझे प्लान ही बनाया करो कि आज मुझे क्या क्या पढ़ना है, कैसे। आपने देखा होगा कुछ लोग डायरी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? आपको क्या लगता है वो उसमें अपनी लव स्टोरी लिखते हैं? तुम्हें क्या लगता है? अगर तुम बनाओगे भी तो मुझे पता है तुम लव स्टोरी लिखोगे। लव स्टोरी नहीं, सारी लिखोगे, या तो दिल वाली या प्यार वाली या फिर वो वाली बेकार वाली। आप लोग बताओ डायरी पता क्यों बनाते हैं? डायरी बनाते हैं कि आज हमने क्या क्या किया। जैसे मान लो आप लोग नीट तैयारी कर रहे हो, कायदे में आपको अपनी जीवनी लिखनी चाहिए। और ये अभी आपको मजा नहीं आएगा, जब आप 10-15 साल बाद अपने बच्चों को दिखाओगे, देख कैसे पढ़ ले, देख मैं संडे को कितना पढ़ा था 2026 में, तो उसको मोटिवेशन मिलेगा ना। ऐसा होता है। जैसे आपके फादर हैं, मुझे लगता है कि अगर आपके, जैसे आपने देखा होगा किसी के फादर अगर मान लो बहुत ज़्यादा सिंसियर हैं, सिंसियर का मतलब होता है अच्छी जॉब पे हैं, या वो टीचर में पढ़ाई करते हैं, कुछ भी करते हैं, मान टीचर ही नहीं कुछ भी हो सकता है अच्छी जॉब, तो तुमने देखा होगा उनके बच्चे लगभग वो जॉब ले लेते हैं, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को देखते रहते हैं हमेशा कि वो कितने बजे सो रहे हैं, कितने बजे फ़ोन चला रहे हैं, कितने बजे। अब जैसे मान लो किसी के फादर सिंसियर तो बहुत हर किसी को सकते हैं, लेकिन बता रहा हूँ किसी के पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो उन्हें खुद की केयर नहीं होती है, तो मुझे लगता है कि उनके बच्चों को भी इतनी केयर नहीं होती है, वो देखे हुए होते हैं, उन्हें पता है पापा मम्मी दिन भर लड़ाई होती है, तो फिर वो क्या करेंगे अपनी। तो इसीलिए कहता हूँ कि आप लोग पहले अपने आप को सुधारो। जैसे डायरी का मतलब ये होता है कि आप लोग पहले लिखा करो। इससे पता क्या होता है, मैं सही बताऊँ आपको, यहाँ इतने बच्चे बैठे हैं, मैं सही बता रहा हूँ यहाँ पे 50% बच्चे ऐसे नहीं होंगे जिसने कभी भी 1 घंटा बैठ के अपने बारे में सोचा हो। तुम सोचा है? किसी धोखा दे दिएगा? चलो ठीक है, उसमें मैं सोचा होगा, ठीक है। नहीं, मैं समझता हूँ उसने क्यों सोचा होगा, हो सकता है इसी बात सोचा होगा नहीं, लेकिन मैं सही बता रहा हूँ आप लोगों को कि रैंडमली कभी आपने फ्यूचर के बारे में सोचा है? कभी 50%? हाँ सोचा होगा तो अच्छी बात है, सोचो। इसमें हंसी बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि थोड़े हंस भी लिया करो ना, 1 घंटा हो गया। देखो मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोगों को आधा घंटा कभी सोचा नहीं होगा कि मैं धरती पर क्यों आया हूँ और मुझे फ्यूचर में डॉक्टर बनना है तो क्यों बनना है। जिस दिन आप लिखना स्टार्ट कर दोगे, मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि आपको आधा घंटा खुद पता लग जाएगा कि मेरे अंदर कितनी कमियां हैं। और मैं अगर 12th में टॉप नहीं कर पाया, क्यों नहीं कर पाया?
या नीट में नहीं कर पाऊंगा, क्यों नहीं कर पाऊंगा? क्योंकि उसमें आपके हर दिन का लेखा जोखा होगा। आपको पता होगा कि संडे को खाली 10 मिनट पढ़ा था बस, और 10 मिनट पढ़ के आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, नीट निकाल दोगे? ये काम जरूर किया करो, इससे आपको रिग्रेट तो हो कम से कम कि यार मैं कल नहीं पढ़ा तो आज लाओ पढ़ लूं। समझ रहे हो? तो ये काम किया करो, अच्छी बात है। आपकी लाइफ है, आप कुछ भी करो, क्या मतलब बनता है? ऐसा ना कि आप डायरी बनाओगे तो मुझे दिखाओगे देखो सर हमने ये बनाई है। ये तो अपनी प्राइवेट लाइफ होती है, सही है? बच्चों को बताना पड़ेगा कि वैसे लड़कों को बता दूं, ठीक है। चलो इधर देखते हैं, आरएस बीट अब पढ़े हो गया रिफ्रेश। चलो चला जाओ, हम सबसे पहले बात करते हैं बीटेकर के बारे में। जो बेटा सन याद रखना कब है, 1969 यानी कि 1969। और अब एक बात और सुनो, मैंने आपको टेबल बता दी। अब ये लोग जो बात करेंगे वो कैसी करेंगे, डायरेक्ट 5 किंगडम की करेंगे कि 5 किंगडम में क्या क्या होना चाहिए, कौन कौन से कहाँ रखा है, क्यों नहीं रखना चाहिए, क्यों रखना चाहिए, वो सब बातें करेंगे, ठीक है। समझते हैं क्या कह रही है एनसीईआरटी, वो देखते हैं। देखो यहाँ देखो बच्चों, कह रहे आरएस बीटेकर, कोई भी बातें मत किया करो, सही है? जब मैं आपसे बातें करता हूँ तब कितनी भी कर लिया करो, लेकिन ऐसे में पढ़ाया करूँ, ध्यान दिया करो, ठीक है। ये आपका एक फर्ज बनता है। देखो कह रहा है बीटेकर साहब थे 1969 में, प्रपोज किया था उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, और कह रहा था किंगडम डिफाइंड बाय हिम वर नेम, जिसमें कौन कौन से नाम थे, 5 नाम थे, मोनेरा, प्रोस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया। कह रहा था मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन। अब बेटा यहाँ से क्वेश्चन नीट में पूछ सकता है वो, क्योंकि बीटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या क्या क्राइटेरिया चूज किए थे, यानी क्या क्या लिया था। तो देखो यहाँ पे आप लोग स्टार बनाओ, जहां मैं स्टार कह रहा हूँ बनाते रहो ध्यान से, क्योंकि जब पेपर देने जाओगे तो हमको बहुत याद आएगा ये। पहला इसने क्या देखा बेटा, सेल स्ट्रक्चर क्या देखा, दूसरा क्या देखा, तीसरा और चौथा रिप्रोडक्शन, और पांचवा देखा फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक मतलब समझते हो, पूर्वज, यानी कि फाइलोजेनिक का मतलब होता है हमारी, जैसे बाबा, फिर पापा, फिर हम, आपके बच्चे, सब क्या चल रही है, फाइलोजेनिक, वंशागति, क्या बोलते हैं। तो इन्होंने ये भी देखा कि कौन किससे बना है और कौन धरती पहले आया, कौन बाद में आया। तो इन्होंने कितनी चीजें देखी, 5। आप लोग ऐसे भी याद कर लिया करो, मैं तो आपको कहूंगा कि जब नीट ने कही दिया इतना ही आ रहा है तो हम लोग हर टाइप से पढ़ लेंगे ना। यहाँ आप लोग लिख लो 5, जैसे कभी नीट का पेपर देने जाओ तो आपको 5 बातें याद रहेंगी, ठीक है। भूल भी जाओ तो याद कर लो वहां चौथी या 5 में कौन सी थी, सही है। तो क्या कहता है बेटा, सेल स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर का मतलब प्रोकैरियोटिक है या फिर, इसके बाद बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यूनिसेलुलर है या फिर मल्टीसेलुलर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब ऑटोट्रॉफिक है या फिर हेटेरोट्रॉफिक, रिप्रोडक्शन मतलब इन्होंने देख लिया था रिप्रोडक्शन सेक्सुअल है या फिर एसेक्सुअल है, और इसके बाद इसके इन्होंने देखा था फाइलोजेनेटिक रिलेशन मतलब कौन पहले आया कौन, समझ गए ये बात, ठीक है। अगले कह रहे हैं 3 डोमेन सिस्टम हैज बीन आल्सो प्रपोज्ड दैट डिवाइड द किंगडम मोनेरा इनटू 2 डोमेन, लीविंग द रिमेनिंग यूकैरियोटिक किंगडम इन द 3rd डोमेन एंड देयरबाय ए 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। देखो यहाँ पे क्या है, डोमेन एक नाम दिया है, किंगडम से ऊपर होता है डोमेन, क्या होता है, आपकी खाली बस इतनी लाइनों में डोमेन लिखा है पूरी बायोलॉजी में, और कहीं नहीं मिलेगा आपको, किंगडम हर जगह मिलेगा। तो इसीलिए हम किंगडम की बात करते हैं लेकिन डोमेन की बात नहीं करते हैं। डोमेन क्या है, जैसे मान लो आप लोग जैसे मान लो कि हमने पूरे देश डिवाइड किए हुए हैं, जैसे मैं देश से लेके चल रहा हूँ क्योंकि मैंने देश को क्या माना है, किंगडम माना है। जैसे पूरी धरती है उसमें हमने देश को डिवाइड कर लिया है, किसको लिया है, देश को। ऐसे हमने टोटल बायोलॉजी में कितने बना दिए, 5 किंगडम बना दिए। लेकिन आपने एक नाम सुना होगा, जैसे मैं नाम लेता हूँ एशिया, क्या लेता हूँ, तो आपने देखा होगा एशिया में अकेले भारत नहीं है, और भी देश हैं, ये महाद्वीप होते हैं ना, ऐसे ही और भी महाद्वीप है, 7 हैं टोटल शायद। तो ऐसी डोमेन सिस्टम क्या हो गया, कुछ किंगडम को मिला के एक डोमेन, सही है। तो फर्स्ट और सेकंड में हमने किसकी बात की है, 5 किंगडम की, और 3rd डोमेन में किसकी बात की है, 6 किंगडम की, जो आपके सिलेबस में नहीं है। तो हम लोग डोमेन की बात नहीं करेंगे। हालांकि आप लोग ये मान लेना कि कभी भी ये देखो, कभी भी अगर किंगडम से पहले डोमेन लिखा हुआ है तो हम लोग डोमेन को हाईएस्ट कैटेगरी मानेंगे, किससे, किंगडम से। समझ गए बात। अगर आपको ना ध्यान रहे तो खाली इतना लिख लो, कभी ऐसे आ जाए किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, सीक्वेंस बताओ, तो कभी किंगडम ना लिखा हो, पहले डोमेन लिखा हो, तो ऐसा ना हो कि आप लोग डर जाओ, अरे ये कहाँ से आ गया डोमेन, ये तो 4 ऑप्शन गलत है, हमने तो पढ़ा ही नहीं। तो आप लोग ध्यान रखना, चाहे आप लोग यहाँ ऐसे लिख लो, जो डोमेन है
उसके बाद क्या आता है? किंगडम। अब समझ जाओगे? बताओ। यानी कि इसका मतलब यह है कि अगर डोमेन लिखा है तो हम किंगडम से ऊपर उसको रखेंगे। समझ गए? तो हम हाईएस्ट कैटेगरी किसे मानेंगे? डोमेन को। फिर किसको मानेंगे? हालांकि ये लिखा नहीं होगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आप चेक करना पड़ जाओ, कहीं लिखा हो किसी बुक में। ये इसके बाद क्या आएगा बताओ? सही है, अगले तो आपको बताइए जो आएगा। तो किंगडम डोमेन किस किस से आता है? किंगडम से पहले। क्लियर हुआ बेटा? ठीक है, अगले देखो। अब यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है वो हम समझते हैं। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हुए हैं जो आपको अभी तक पता नहीं है, पता लगेंगे। आप लोग इस चीज को ऐसे मानो कि ये पूरे चैप्टर का एक वो लिखा है कि कहाँ गलतियां हुई हैं, कहाँ पे नहीं हुई हैं। तो आपको ओवरऑल देखने को मिलेगा। वैसे आप लोग सेपरेट पढ़ोगे जब किंगडम मोनेरा के पढ़ेंगे हम लोग, तो सब आपको पता लग जाएगा। ठीक है, लेकिन पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। वो कह रहा है लेट अस लुक एट द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन टू अंडरस्टैंड द इशू एंड कंसीडरेशन दैट इन्फ्लुएंस द क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये कह रहा है कि यहाँ पे अभी भी कुछ इशू हैं जिनकी वजह से अभी भी हमें 5 किंगडम का पूरी तरीके से 100% हमें पूरा क्लासिफिकेशन देखने को नहीं मिलता है। आपको बहुत सारी जगह ऐसे होंगे जहाँ पे आपको एक्सेप्शन मिलेंगे। क्या मिलेंगे? एक्सेप्शन मतलब होता है अपवाद। जैसे आप लोग बताओ, मैंने किंगडम फंजाई मान लो, किंगडम फंजाई को मैंने क्या बोला है कि वहां सबके सब कैसे होंगे? मल्टीसेलुलर। लेकिन वहां ईस्ट ऐसा होता है जो कैसा होता है? यूनिसेलुलर। ऐसे हम लोग एल्गी की बात करेंगे। एल्गी पता है कहाँ रखे हुए हैं? प्लांट किंगडम में। कहाँ है? लेकिन एल्गी में भी जैसे अगर मैं बात करूं क्लोरेला की, तो वो कैसा होता है? यूनिसेलुलर। तो हम लोग ऐसे आपको एक्सेप्शन मिलेंगे जो यहाँ पे वो बात बताएगा आपको। ठीक है, तो देखें एक बार। देखो कह रहा है बेटा अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम इंक्लूड बैक्टीरिया। ध्यान देखना है, अब ध्यान समझना लग। बैक्टीरिया, बीजीए मतलब बिलोग्रीन एल्गी जो बात कर रहा था। इसके बाद लिखा है फंगस, इसके बाद लिखा है मॉसिस। मॉसिस क्लियर नहीं हो रहा है तो अभी टेंशन ना लो, ये प्लांट किंगडम का एक डिवीजन है। अगले कह रहा है फर्न, जिम्नोस्पर्म एंड द एंजियोस्पर्म। आप लोग बताओ अंडर क्या प्लांट्स नहीं रखे थे कतई स्टार्टिंग में? अरे आप लोग बताओ किंगडम प्लांट से ही तो मोनेरा बना है। पहले प्रोटिस्टा बना था, प्रोटिस्टा से क्या बना था? मोनेरा बना था। तो ओवरऑल किससे बना है बताओ? प्लांट ही से। इसके बाद बताओ फंजाई किससे बना है? प्लांट ही से बना है ना। तो ये सब पहले कहाँ रखे होंगे? प्लांट में। अब आप लोग वही कहना ज्यादा क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? ये तो मैं पूरा बता चुका हूँ आपको स्टार्टिंग से, इसीलिए मैंने वो सीक्वेंस में बताया था 2 किंगडम 3 किंगडम। अब आप लोग बताओ स्टार्टिंग में 2 किंगडम थे, प्लांटी और आप लोग बताओ प्लांटी से क्या बना? प्रोटिस्टा, और प्रोटिस्टा से क्या बना? मोनेरा। प्लांटी से बना फंजाई। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि इनके सारे के सारे एनिमल पहले कहाँ रखे होंगे? प्लांट्स में। तो ये प्लांट लिखी है यहाँ पे, समझ गए? अगले देखो कह रहा था, अब आप लोग ये मत कहना कि सर मॉसिस क्या है, वो बताऊंगा अभी जाके। ठीक है, अभी आप लोग खाली याद रखो बस। अगले कह रहा था कैरेक्टर दैट यूनिफाइड दिस होल किंगडम वाज दैट ऑल द ऑर्गेनिज्म इंक्लूड हैड अ सेल वॉल। देयर सेल, इनके पास क्या था? सेल वॉल था। आप लोग बताओ क्या बैक्टीरिया के पास सेल वॉल नहीं होता? होता है ना। हमने किंगडम अलग क्यों रखा उसमें? क्योंकि उसके पास प्रोकैरियोटिक सेल होता है, इसीलिए अलग किया। आप लोग बताओ क्या किंगडम प्रोटिस्टा में बहुत सारे एनिमल पड़ेंगे, इनके पास सेल वॉल नहीं होगा? होगा। ऐसे ही आप लोग बताओ फंजाई के अंदर सेल वॉल नहीं है क्या? है। तो इसका मतलब इसीलिए सारे के सारे रखे थे कहाँ? प्लांट किंगडम में। समझ गए ये बात? ठीक। अगले देखो क्या कह रहा है, दिस प्लेस टुगेदर ग्रुप which widely different in other characteristic, it brought together the prokaryotic bacteria and the blue-green algae, cyanobacteria with other group which were eukaryotic. It also grouped together the unicellular organism and the multicellular ones. देखो ये क्या कह रहा है, ये देखो क्या कह रहे हैं आप लोग। ये कह रहा है कि हमने बैक्टीरिया को, ब्लू-ग्रीन एल्गी को हमने अलग कर दिया। क्यों? क्योंकि उनके पास सेल था प्रोकैरियोटिक। कौन सा था? और ये कह रहा है कि हमने जो एल्गी थे उनको कहाँ रखा है ले जाके? प्लांट किंगडम में। क्यों? क्योंकि उनके पास यूकैरियोटिक सेल था। कौन सा था? अभी समझ नहीं आया बेटा? बैक्टीरिया ये ऐसे मानो कि किंगडम मोनेरा में हमने जिसको रखा है उनके पास क्यों रखा है? क्योंकि उनके पास प्रोकैरियोटिक सेल है। और उसी की तरह बिल्कुल एल्गी भी तो उसी तरह है, शैवाल, काई वगैरह जो उसी जो पानी देखे हुए आपने काई होती है, काई वो भी तो उन्हीं तरह है बिल्कुल, ब्लू-ग्रीन एल्गी की तरह। उसको हमने कहाँ रख दिया उठा के? प्लांट किंगडम में। क्यों? क्योंकि उसके पास यूकैरियोटिक सेल है, इसके पास किस सेल है? प्रोकैरियोटिक। समझे बात को? ठीक।
अगर अभी भी समझ नहीं आ रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई, मेरे पास कोई टैबलेट सुनना है कि आपको पानी दूंगा भाई जो बायोलॉजी अंदर समझना तो आपको पड़ेगा ही ना। यहाँ देखो अगले कह रहा है बेटा यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर का भी खेल था। आपने देखा था कि भाई फिर मोनेरा में कौन है यूनिसेलुलर और प्लांट में कौन है मल्टीसेलुलर। तो कह रहे हैं जैसे एग्जांपल यहाँ बता रहा है क्लामाइडोमोनास एंड लिखा है स्पाइरोगारा, ये पता है क्या है, ये एल्गी है। क्या है? अगर आपको अभी लग रहा है एल्गी क्या है तो बता दूं किंगडम प्लांट में हम पढ़ेंगे एल्गी के लिए। शैवाल सुना होगा, काई वगैरह सुना है, काई सुना होगा, काई जैसा बन जाती है वो सब एल्गी होते हैं। अगले देखो तो ये एल्गी के नाम है क्लामाइडोमोनास। और अब आपको ये मत कहना कि सर ये याद नहीं होंगे, अब ये अभी मत याद करो, बाद में करेंगे, कोई टेंशन नहीं, ट्रिक से याद करवा दूंगा, अभी आपको टेंशन ना लो। कह रहा है बट प्लेस टुगेदर अंडर एल्गी, ये कहाँ रखे हैं एल्गी के अंदर, तो ये क्या है एल्गी है। कह रहा है फंजाई एंड द ऑर्डर ऑफ ए ग्रीन प्लांट्स दो दे आल्सो शो अ कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस इन देयर बॉल कॉम्पोजिशन। इनमें क्या होता है आप लोग बताओ। फंजाई के पास जो बॉल होता है वो किसका बना होता है, काइटिन, और प्लांट के पास सेल्यूलोज, तो डिफरेंस है ना दोनों में, ठीक। तो ये कह रहा है फंजाई के पास क्या होता है बेटा काइटिन। अभी आपको यहाँ को ऐसा पॉइंट लग रहा है जो आपको पता ना हो पहले से, पता है ना। और कह रहा है देयर वॉल देयर ग्रीन प्लांट किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज, यानी कि इसको बोलते हैं ट्रू सेल वॉल। क्या बोलते हैं, यहाँ पर लिख लो कहीं पे ट्रू सेल वॉल। जो सेल वॉल सेल्यूलोज का बना होगा उसे बोलते हैं ट्रू सेल वॉल, ठीक है। अगले कह रहा है बेटा ए व्हेन सच कैरेक्टरिस्टिक वर कंसीडर द फंजाई वर प्लेस इन अ सेपरेट किंगडम ऑफ किंगडम, कौन सा हमने बनाया फंजाई, कौन सा बनाया। तो अगर आपसे कोई कहे कि बताओ किंगडम फंजाई को हमने किंगडम प्लांटी से क्यों अलग किया, तो आप पहला बोलोगे सेल वॉल स्ट्रक्चर, क्योंकि फंजाई की सेल वॉल किसकी थी काइटिन की, और प्लांट की सेल वॉल किसकी है सेल्यूलोज। और दूसरा कहोगे न्यूट्रिशन, फंजाई कैसे होते हैं हेटेरोट्रॉफिक और प्लांट कैसे होते हैं ऑटोट्रॉफिक, समझ गए। अब अच्छा हमको बताओ, अगर मैं आपको वैसे ही बताता 2 किंगडम 3 किंगडम 4 किंगडम, तो आपको ये लाइन समझ में आती बिल्कुल नहीं आती, आपको लगता है पता नहीं क्या कहानी चल रही है, और आपको ये लगता है कि एक ही लाइन में पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है। अब आपको अगर वो वाली चीजें पता है जो मैंने केवल से बताई हैं, तो आपको ये वाली लाइनें बहुत आसान लगती होंगी, अब आपको लगता होगा ठीक चल रहा है। अगले देखो कुछ बच्चों को अभी एक महीने बाद समझ में आएगा हाँ सही चल रहा है, ठीक है, क्योंकि जब आप उसमें फिल्मों में आ जाओगे नीट वाले तो आपको लगने लगेगा अब ठीक चल रहा है, क्योंकि जितना आप सोच रहे हो उससे नीट होने वाला नहीं है। अगर मैं आपको खाली यही पढ़ा दूं कि आऊँ जल्दी से आपको बताने लगूं कोशिका के प्रकार, कोशिका से क्या क्या बना हुआ था होता है, क्या क्या चीजें होती, तो उससे काम चलेगा नहीं नीट में। आप लोग पढ़ाई ऐसी करो जो नीट में काम आए पूरी, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने खाली बस मैं यहाँ टाइम पास करके चले जाऊँ आपके साथ हंसी मजाक करके, आप लोग कहो कि यार मजा तो बहुत आ रहा है और याद भी सब हो रहा है। याद उतना करो इतना जिस लेवल तक पहुँच पाओ, समझ रहे हो, नीट के लेवल तक, कि आप लोग कोई क्वेश्चन लगाओ तो आपको ऐसा ना लगे कि हमने ये चीज नहीं पढ़ी है, ठीक है। तो वही है। अगले कह रहे हैं किंगडम प्रोटिस्टा हैज ब्रॉट टुगेदर क्लामाइडोमोनास क्लोरेला फिनिश इन एल्गी विद इन द प्लांट्स एंड बोथ हैविंग सेल वॉल, दोनों के पास क्या होता है सेल वॉल। एक बात और ध्यान रखो, ये किंगडम प्रोटिस्टा का कोई बाउंड्री नहीं होता। अगर तुमसे कोई ये कहे कि बताओ किंगडम प्रोटिस्टा में प्लांट रखे हैं या फिर एनिमल, तो आप ये कहना कि दोनों रखे हैं, दोनों रखे हैं, सब टाइप के रखे हैं, प्लांटी भी, प्लांट्स भी, एनिमल भी, ऑटोट्रॉफिक भी, हेटेरोट्रॉफिक भी, जिनके पास सेल वॉल है वो भी, जिनके पास सेल वॉल नहीं है वो भी, लेकिन होंगे सब कैसे यूकैरियोटिक, कैसे होंगे अगर वो प्रोकैरियोटिक होते तो किसमें होते मोनेरा में, लेकिन होंगे कैसे यूकैरियोटिक, हालांकि यूनिसेलुलर तो होते होते हैं। अगले देखो यही बात तो लिखा है, देखो यहाँ पे ये लिखा होगा एक बात कहीं पे, कह रहे हैं किंगडम प्रोटिस्टा, ये तो पढ़ लिया हम लोगों ने, कह रहा है विद पैरामीशियम एंड अमीबा, ये कहाँ रखे हुए हैं बताओ प्रोटिस्ट में अभी, लेकिन पहले कहाँ रखे थे एनिमल में, क्योंकि इनके पास क्या नहीं होता है सेल वॉल। सुनो मैंने क्या बोला, मैंने बोला अमीबा और पैरामीशियम कहाँ रखे हुए हैं अभी किंगडम प्रोटिस्टा में, कहाँ रखे हैं, लेकिन ये पहले कहाँ रखे होंगे जब 2 किंगडम था तब किंगडम एनिमलिया में, क्यों, क्योंकि इनके पास क्या नहीं होता है सेल वॉल। अब आप ये समझो, देखो सिंपल सी बात, जिनके पास सेल वॉल होता है चाहे अभी वो कोई से किंगडम में रखे हों, पहले कहाँ रखे होंगे प्लांटी में, और जिनके पास सेल वॉल नहीं था वो कहाँ रखे होंगे। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि सर कुछ टेबल बनाएंगे सेल वॉल इनके पास है नहीं है, जब आप पूरी फर्स्ट यूनिट पढ़ लोगे तो आप लोगों को अपने आप से पता लग जाएगा किसके पास सेल वॉल है किसके पास नहीं, क्योंकि हम अभी हर एनिमल के बारे में डिटेल में अलग से पढ़ेंगे,
ठीक है। आगे देखो, कह रहा है इट हैज पुट टुगेदर ऑर्गेनिज्म व्हिच इन अर्लियर क्लासिफिकेशन लिखा है डिफरेंट किंगडम, दिस हैपेंड बिकॉज़ द क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन चेंज, द काइंड चेंज विल टेक प्लेस इन फ्यूचर to depending on the improvement in our understanding of characteristic and evolutionary relationship। जैसे जैसे हम आगे बढ़ पाए हमारी क्या बढ़ती रही समझ, अंडरस्टैंडिंग बढ़ती रही। आप लोग बताओ कि आप इतनी समझदार थे 10th में? अच्छा एक बात आपने देखी होगी, आप एज के जिस भी टाइम में रहे हो उस टाइम पे माना ये होगा कि आप में सब आता है जब से आप 12-13 साल से बड़े हुए हो, ये बताओ सही बात है ना? लेकिन जब हम जैसे जैसे बड़े होते रहते हैं हमें बहुत सारे लोग मिलते हैं, हमें एक्सपीरियंस होते हैं बहुत सारे, तो उसके बाद हमें लगता है कि यार हमें उस टाइम पे तो कुछ नहीं आता, अब सही आता है। लगता है जैसे मान लो आप 9th में हो गए और आपके टीचर कह रहा हो बेटा पढ़ लो, 9th में हो, आप लग रहा होगा ठीक हो है, कह रहे हैं क्या कह रहे हैं, ऐसा लगता है ना 9th में तुमको लगता है कि 9th है क्या है यार, क्या कर लेंगे हम, 9th में तो पास तो ही जाएंगे, लगता है। आप 10th में आए, आपको पता लगा गैस पेपर ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, पास तो हो ही जाएंगे, इतना दम रखता हूँ। बहुत अच्छे लड़ाई करते हैं इस बात में कि तुझसे नंबर कम नहीं आएंगे, देख लेना, है ना, बिना पढ़े नंबर इतने आ गए। क्योंकि उस टाइम पे लगता है कि आपको आप सब जानते हो और जो आप जानते हो सही जानते हो, लगता है क्योंकि उसको हम बोलते हैं एडोलेसेंस। क्या बोलते हैं? मैं अगले पढ़ाऊंगा आपको। जैसे आपके फादर कोई बात कह रहे हैं तो आपको पता क्या लगता है, ये खूब है, जो मुझे बताया वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपको पता नहीं बेटा आपके फादर उस चीज से गुजर चुके हैं, उन्हें सब पता है, समझ लो। एक आपने कहानी सुनी है, एक बच्चा होता है, बच्चा, मैंने बच्चों को बताता हूँ ये बात, बच्चा होता है छोटा सा, वो अपने पापा से कहता है पापा ये तरबूज मीठा क्यों हो गया? सुनिए, अब आप लोग बताओ, सुनो, अब आप लोग बताओ उसके पापा क्या बताएं उसको, इसमें पॉलीसैकेराइड होता है, या वो ये बताएं कि इसमें शुगर आ गई है, फ्रक्टोज शुगर थी वो इसमें वो समझ ही नहीं पाएगा आपको, क्योंकि छोटा बच्चा है ना। तो उन्होंने कह दिया होगा कि एक परी आई थी वो चीनी डाल दी इसमें। अब उस बच्चा बड़ा होगा, उसे लगा यार पापा ने तो उन्होंने क्या बताया था, यहाँ तो कुछ और चल रहा है, यहाँ तो कोई बायोलॉजिकल प्रोसेस चल रही है, उसे लगता है पापा बेवकूफ थे। लेकिन जब वो बड़ा होता है उसका बच्चा ये पूछता है तो उसे पता लगता है हाँ बात तो सही है, पापा ही ठीक थे। क्योंकि उसे भी ये बताना पड़ता है ना, क्योंकि उसे पता है कि बच्चे को हम नहीं समझा सकते, उस बच्चे को लगता है कि मुझे सब आता है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि अभी अगर आपसे कोई भी कुछ कहता है तो आप लोग बड़े ध्यान से सुना करो और उसकी बहुत बात को फॉलो किया करो, चाहे आपके पेरेंट्स कहते हो, चाहे आपका कोई बड़े भाई हो गए, कोई भी हो गया, आप लोग बहुत ध्यान सुना करो, क्योंकि वो जो भी कहते हैं अपने एक्सपीरियंस से कहते हैं। सही है, ये बात ध्यान रखना है। आगे देखो बेटा, तो कह रहा है यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, द मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड रिप्रोडक्टिव सिमिलरिटी बट इज आल्सो फाइलोजेनेटिक। फाइलोजेनेटिक का मतलब क्या होता है मैंने, एवोल्यूशनरी रिलेशन। तो कह भी रहा है इज बेस्ड ऑन एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ये सब चीजें हमें बाद में समझ में आई जब साइंटिस्ट थोड़ा अगले गए, थोड़ा और अगले गए। जैसे पहले देखो, पहले उन्होंने खाली एक्सटर्नल फीचर देखे थे, मॉर्फोलॉजी, थोड़ा और अगले बढ़े तो उन्होंने क्या देखने लगे, एनाटॉमी। इसके बाद थोड़े और अगले बढ़े तो क्या देखने लगे कि सेल किस टाइप का बना है, यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है, प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है। इसके बाद थोड़ा और अगले बढ़े तो वो क्या देखने लगे, फाइलोजेनी, यानी कि इवोल्यूशनरी हिस्ट्री भी, कि कौन पहले आया और कौन बाद में आया। अगले देखो बेटा, कह रहा है इन दिस चैप्टर, हम लोग इस चैप्टर में क्या डील करेंगे, तो वो तो आपको पता ही है। वैसे we will study characteristic of kingdom Monera, Protista and Fungi। हम लोग इस चैप्टर में 3 किंगडम पढ़ेंगे। कोई बच्चा छुट्टी मत कर लेना, कल मैं किंगडम मोनेरा पढ़ाऊंगा, बैक्टीरिया के बारे में, समझ रहे। दूसरा, अगर हमें छुट्टी करना है तो उसका मतलब ये है, और मैं आपको बता दे रहा हूँ, छुट्टी करते ही एकदम लगा करें कि यार करना ही चाहिए, अब उसके बिना काम नहीं चलेगा, तभी क्या करो। आप लोग बारिश हो रही है, कहीं पेट में दर्द हो रहा है, सर में दर्द होता है, ये तो प्रॉब्लम लाइफ टाइम की है भाई, छुट्टी कब तक करोगे ऐसे। और एक टॉपिक छूटने का मतलब है कि अब पूरा चैप्टर तुम्हारा बेकार हो गया। वो तो मैं रिवाइज करवा देता हूँ तो अच्छा लगता है। अगर सोचो कल मैं जो पढ़ाया था वो रिवाइज नहीं करवा था आज, तो आपको कुछ समझ में आता क्या चल रहा है, आपको लगता है यार पता नहीं क्या चल रहा है, और आपका पूरा माइंड सेट बिगड़ जाता। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग सबसे पहले तो कुछ भी करो, पढ़ो मत पढ़ो, लेकिन रेगुलर रहो। सबसे पहला काम तो ये करो, तभी तो आपको माइंड में फंसेगा भाई जी। आप यहाँ आओगे नहीं तो मैं कैसे भाई, ऐसा नहीं कॉल करके आपको बताऊंगा कि भाई देखो कितना मोनेरा पढ़ा दिया, ऐसा नहीं कर सकता ना। तो देखो अगले, तो आप लोग क्या पढ़ोगे, एनिमल किंगडम, इसके बाद वो सॉरी यहाँ पे क्या पढ़ोगे, मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई।
और अगले हम लोग जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, थर्ड चैप्टर में प्लांट किंगडम, फोर्थ चैप्टर में एनिमल किंगडम, मोगेनी मोनेरा। अब हम लोग जो कल से पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, किंगडम मोनेरा। और कल मैं 2 किंगडम पढ़ा दूंगा आपको, किंगडम मोनेरा और किंगडम प्रोटिस्टा। समझ गए आप लोग? तो इसके बाद हम लोग कल पढ़ते हैं, और जो मैंने कहा वो आप लोग ध्यान रखना है। बेटा ये कभी कभी जा रहा है, ऐसा नहीं किसी जा रहा है, ठीक है? आप साइन कर दिए? नहीं बुलाना। हाँ अरे मैं सब चले गया, ये बंद कर चल रहा है, देखो वीडियो बंद करना।